एपिसोड 31 to 40। चेंजिंग रूम के बाहर भीड़ जल्दी ही इकट्ठा हो गई। अफवाह फैल गई कि एक नर्स एक डॉक्टर से टकरा गई और उसने माफी नहीं मांगी। आसपास के सभी डॉक्टर एमिली पाकर को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह छोटी नर्स बहुत ज्यादा दबंग है। यदि वह अपने सहकर्मियों के साथ इतनी अनुचित व्यवहार करती है, तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वह मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करती होगी। ऐसा व्यक्ति नर्स बनने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ये देखकर कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, डॉक्टर बेनेट प्रसन्न हुए। लेकिन एडम विलो के सामने अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसने जानबूझकर कहा। चूंकि डॉक्टर विलो ने पहले ही मध्यस्थता में मदद कर दी है, तो एडम विलो है, वह मेरी ओर से नहीं बोलता। मैंने कब कहा कि मैं माफी मांगूंगा। डॉक्टर विलो और डॉक्टर बेनेट दोनों को उम्मीद नहीं थी कि अब भी एमिली पाकर इस मामले को जाने नहीं देगी। एडम विलो ने एमिली पाकर को अपनी आंखों से एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, ये संकेत देते हुए कि चाहे कोई भी गलत हो या सही, चलो इस मामले को छोड़ दें। एमिली पाकर फार्मेसी से हैं और वह अस्पताल की स्थितियों से परिचित नहीं है। ऐसा लगता है कि वह नहीं जानती कि सोफिया बेनेट कोई साधारण महिला डॉक्टर नहीं है। उसके पिता एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ हैं और पीपुल्स हॉस्पिटल के उपनिदेशक भी हैं। डॉक्टर बेनेट स्वयं भी बहुत उत्कृष्ट हैं। वे एक प्रसिद्ध विदेशी मेडिकल कॉलेज से मास्टर डिग्री लेकर लौटी हैं। एमिली पाकर सिर्फ एक नर्स है जिसके पास कोई सहारा नहीं है। माफी मांगने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर डॉक्टर बेनेट ने अपनी नाक से धीरे से खर्राटे लिए। सबने ये सुना है ना। वह किसी से टकरा गई थी और डॉक्टर विलो ने उसके लिए क्षमा मांगी, फिर भी वह इसकी सराहना नहीं करती। ऐसा व्यक्ति हमारे अस्पताल में रहने के लायक नहीं है। हाँ, ये वही थी जो अभी अभी डॉक्टर बेनेट से टकरा गई थी। हम सबने ये देखा। पीछे खड़ी कुछ अवसरवादी महिला डॉक्टरों ने भी डॉक्टर बेनेट को गवाही देने में मदद की। AI एनालिसिस ऑफ हुडको शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PPS टॉक एड्स बाय पब फ्यूचर। हकीकत में उन्होंने वास्तव में कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन डॉक्टर बेनेट के पिता उपनिदेशक हैं और अपनी उच्च शिक्षा और आकर्षण के साथ वह निश्चित रूप से एक छोटी नर्स पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। एडम विलो ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं था कि एमिली पाकर जानबूझकर किसी से टकराएगी। स्कूल से लेकर अब तक काम पर एमिली पाकर हमेशा बहुत सहनशील रही हैं। एडम विलो ने चारों ओर देखा। गलियारे में CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस स्थान पर वे दोनों थे वह कैमरे की नजर में नहीं आ रहा था। एमिली पाकर ने इस बात को पहले ही नोटिस कर लिया था और डॉक्टर बेनेट भी इसका अपवाद नहीं थे। वह एमिली पाकर से मिलने इसलिए आई थी क्योंकि वह जानती थी कि कैमरा इस पहलू को कैद नहीं कर सकता और उसे ये भी उम्मीद थी कि अन्य डॉक्टर उसकी कहानी पर विश्वास कर लेंगे। एमिली पाकर को सभी लोगों ने और भी अधिक मित्रतापूर्ण नजरों से देखा, लेकिन एमिली पाकर सीधे वहां पहुंची जहां डॉक्टर बेनेट थे। तुमने कहा था कि मैं इसी जगह पर तुमसे टकराया था, क्या तुम यहीं खड़े थे? एमिली पाकर उस स्थान पर चली गई जहां पहले उनकी और डॉक्टर बेनेट की टक्कर हुई थी। डॉक्टर बेनेट ने सिर हिलाया और एमिली पाकर के पास आकर इशारा किया। अभी अभी मैं इस ओर से चला था, तुमने मुझे आते देखा और अचानक अपनी गति बढ़ा दी और जानबूझकर मुझसे टकरा गए। ओह, एमिली पाकर ने बोलते हुए अचानक अपने कदम तेज कर दिए। एक धमाके के साथ उन्होंने देखा कि डॉक्टर बेनेट टकराकर बाहर उड़ गए। डॉक्टर बेनेट को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला, वह उड़ गईं। एक और जोरदार धमाका हुआ। इस बार डॉक्टर बेनेट का सिर जोर से पीछे की दीवार से टकराया। डॉक्टर बेनेट को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया घूम रही हो, जैसे किसी कार ने उसे टक्कर मार दी हो और दीवार से टकराने वाले उसके सिर के पिछले हिस्से में सूजन आ गई। एडम विलो सहित आसपास मौजूद सभी डॉक्टर स्तब्ध रह गए। अभी क्या हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या उस छोटी नर्स ने डॉक्टर बेनेट को उड़ा दिया था? यह कोई मार्शल आर्ट फिल्म का दृश्य तो नहीं है। सब लोग साफ साफ देखो, अभी अभी मैं डॉक्टर बेनेट से टकराया था। अगर मैं जानबूझकर किसी से टकराना चाहता तो डॉक्टर बेनेट निश्चित रूप से दीवार से टकरा जाते। जिस स्थान पर वह गिरी थी वहीं वह अब बैठी है, न कि वह स्थान जहां आप कुछ क्षण पहले उसे सहारा दे रहे थे। इससे पता चलता है कि वह मुझसे टकराई थी, न कि मैं उससे टकराया था। एक बार वह मुझसे टकराई थी और एक बार मैं उससे टकराया था, अब हम बराबर हैं। एमिली पाकर बोली और गलियारे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों के पास कहने को शब्द नहीं थे। क्या सचमुच डॉक्टर बेनेट ही एमिली पाकर से टकराए थे और डॉक्टर बेनेट को उड़ा दिया गया? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब काम पर लग जाऊंगा। एमिली पाकर ने शांत भाव से भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया। एमिली पाकर। एडम विलो को बोलने की क्षमता पुनः प्राप्त करने में कुछ समय लगा। एमिली पाकर की कार्रवाई ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने एमिली पाकर को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। नहीं, ये सच नहीं है, उसने उसे पहले भी एक बार देखा था। जिस दिन वह सोफी पाकर को चूमते हुए पकड़ा गया था, वह भी वैसी ही दिख रही थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, वह उसके पास से एक अजनबी की तरह गुजर रही थी। एडम विलो ने एमिली पाकर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन भीड़ बेचैन हो गई। कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर बेनेट बेहोश हो गए हैं। एडम विलो जल्दी से उसकी जांच करने के लिए दौड़ा, लेकिन जब वह वापस मुड़ा तो एमिली पाकर जा चुकी थी। अपनी मां की अंतिम इच्छा के कारण एमिली पाकर का बचपन टकराव रहित रहा, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने भी उसकी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया था। वह गर्भवती थी और डॉक्टर बेनेट ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से उससे टक्कर मारी। AI एनालिसिस ऑफ PC ज्वेलर शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? यदि उसे बचपन से ही प्रशिक्षण नहीं मिला होता तो अभी अभी लगी चोट उसे जमीन पर गिरा सकती थी और उसका गर्भपात भी हो सकता था। यदि एक डॉक्टर बेनेट है तो दूसरा भी होगा। इस बार एमिली पाकर अब और पीछे नहीं हटना चाहती थी। वह उन लोगों को चेतावनी देना चाहती थी जो उसे प्रतिकूल दृष्टि से देखते थे।
जिस क्षण एमिली पाकर ने इस बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया, उसने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की, वह किसी को भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मां ने कभी किया था। सहकर्मियों ने डॉक्टर बेनेट को जांच के लिए भेजा और एडम विलो भीड़ को पार करके एमिली पाकर का पीछा करने लगा। उसने एमिली पाकर को लिफ्ट में प्रवेश करते देखा। एमिली पाकर, मेरा इंतजार करो। एडम विलो ने उसका नाम पुकारा। उसे देखकर एमिली पाकर ने क्लोज बटन दबा दिया। एडम विलो हताश हो गया और बंद होते दरवाजों की परवाह न करते हुए अपने लंबे कदमों से लिफ्ट में घुस गया। उसकी सांस फूल रही थी और चश्मे के पीछे उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। एमिली पाकर, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? उसका स्वर शिकायत से भरा था। एडम विलो, अगर आप इस लिफ्ट से चूक गए तो आप अगली लिफ्ट पकड़ सकते हैं। लिफ्ट में केवल वे दोनों ही थे और एमिली पाकर ने एक कदम पीछे हटकर उनके बीच कुछ दूरी बना ली। क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? उस दिन जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। सोफी पाकर ने ही इसकी शुरुआत की थी। कई दिन बीत चुके थे और एडम विलो को अभी तक एमिली पाकर के साथ बातें स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन दिनों वह और सोफी पाकर काफी करीब थे और वह थोड़ा भावुक हो गए थे, क्योंकि सोफी पाकर उनके लिए एकदम उपयुक्त जोड़ी थी। वह उसकी पसंद जानती थी और उसके शौक साझा करती थी, मानो वह उसकी आत्मा की साथी हो। उस दिन जब सोफी पाकर ने उसे चूमा तो उसने उसे दूर नहीं धकेला, लेकिन जब सोफी पाकर ने उसे चूमा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो आप कहना चाहते हैं कि सोफी पाकर ने आपके साथ जबरदस्ती की? आप 1 मीटर 78 के पुरुष 1 मीटर 63 की महिला को धक्का नहीं दे सकते। एमिली पाकर इसे हास्यास्पद मानने से खुद को नहीं रोक सकी। उन्हें पहले कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि एडम विलो इतना बदमाश हो सकता है। क्या आप मेरे और सोफी पाकर के बीच जो हुआ उससे इतने चिंतित हैं क्योंकि आपके मन में अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं? एडम विलो ने एमिली पाकर को नर्म और सौम्य स्वर में मनाने की कोशिश की। उसकी निगाहें कोमल थीं, मानो वह अभी भी वही लड़का हो जो उस पर बहुत प्यार करता था। 32 अध्याय 32 भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले सपने 32 अध्याय 32 भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले सपने। हाल ही में एमिली पाकर उसके साथ भोजन नहीं कर रही है और एडम विलो हर दिन सोफी पाकर के साथ खाना खाता है, जो अस्पताल के कैफेटेरिया से भोजन को नापसंद करती है और टेकअवे ऑर्डर करना पसंद करती है। टेकअवे न केवल महंगा है बल्कि इसका स्वाद भी खराब है और एडम विलो का पेट कई बार खराब हो चुका है। वह कभी नहीं सोचता था कि एमिली द्वारा बनाए गए पैक किए गए लंच में कुछ खास बात है, लेकिन अब उसे लगता है कि एमिली का खाना वास्तव में काफी स्वादिष्ट है। जब सोफी ने बताया कि एमिली ब्लाइंड डेट पर गई थी, तभी एडम सचमुच घबरा गया। उसने अपना फोन निकाला और सोफी से संपर्क करने के लिए तैयार हो गया। बहुत देर हो चुकी है, हम वापस पहले जैसी स्थिति में नहीं जा सकते। एमिली ने अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही विवाहित थी और यदि भविष्य में उसका तलाक भी हो जाता तो भी वह एडम विलो के साथ दोबारा नहीं रह पाती। सोफी की गंध से दूषित होकर उसे यह घृणित लगा। इसी समय लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक डॉक्टर अंदर आया। इससे पहले कि एडम विलो एमिली के शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ पाता, एमिली लिफ्ट से बाहर निकल गई। जैसे ही एडम विलो लिफ्ट से बाहर आया, उसने देखा कि सोफी आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर आ रही है। छोटी सोफी, तुम क्यों रो रही हो? सोफी का रूप देखकर एडम विलो के होठों पर आए शब्द वापस निकल लिए गए। ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने ये जानबूझकर नहीं किया। वह तुम्हें बहुत पसंद करती होगी, तभी तो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सोफी ने अपनी आंखों के कोने पोंछे। मानव संसाधन विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मुझे अब स्वयं सेवा के लिए नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी ने रिपोर्ट किया था कि मैं काम के प्रति गंभीर नहीं था और मुझे लगा कि मैंने किसी को नाराज कर दिया है। बाद में मैंने अन्य स्वयंसेवकों से सुना कि उन्होंने मेरी बहन को मानव संसाधन विभाग जाते हुए देखा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। सोफी ने एक अन्यायग्रस्त छोटे सफेद खरगोश का रूप धारण कर लिया। एडम विलो मूलतः ये कहना चाहता था कि एमिली ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर बेनेट के प्रति उसके पिछले रवैये को देखते हुए उसे फिर से संदेह होने लगा। ऐसा लग रहा था कि एमिली सचमुच बदल गई थी। उसने एक टिश्यू पेपर निकाला और सोफी को दे दिया। छोटी सोफी, दरअसल कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे, हम दोनों से कहना चाहता था। भाई एडम, चलो इन दुखद मामलों के बारे में बात नहीं करते। मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई है और ये दुख की बात है कि मैं आपसे हर दिन नहीं मिल पाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे इस महीने का भत्ता दे दिया है, इसलिए आज रात मैं तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करती हूँ। सोफी ने अभी अभी एमिली और एडम विलो को लिफ्ट से एक साथ बाहर आते देखा था। एमिली, वह छोटी कुतिया, स्पष्ट रूप से एडम विलो को नहीं छोड़ रही थी। एडम विलो का उसके प्रति हाल का रवैया उदासीन था और उसे छोड़ने में पूरी तरह असमर्थ बनाने के लिए उसे और अधिक दबाव डालने की आवश्यकता थी। आप अभी भी छात्र हैं, इसलिए आपको पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। चलो रात का खाना छोड़ दें। तो फिर आप मुझे अपने प्रकाशित पेपर के लिए अग्रिम उत्सव के रूप में मानते हैं। आपको कैसे पता चला कि मैंने एक पेपर प्रस्तुत किया है? एडम विलो पूरी तरह से आश्चर्यचकित दिखे। मैंने कल रात एक सपना देखा कि आपने सफलतापूर्वक एक एशियाई पेपर प्रकाशित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक प्रामाणिक प्रकार का है। सोफी ने पलकें झपकाईं। वह चाहती थी कि एडम विलो को पता चले कि वह विशेष है। एमिली के पास जो कुछ भी है वह उसके पास भी है, और जो एमिली के पास नहीं है वह भी उसके पास है। हर सफल आदमी नहीं चाहता कि उसके पीछे एक मजबूत महिला खड़ी हो। सोफी पाकर को भविष्य सूचक सपने आते थे। उस रात उसने सपना देखा कि एडम विलो एक पेपर प्रकाशित कर रहा है। एमिली और उनके विवाह के कुछ समय बाद ही एक रात्रि भोज के दौरान ओल्ड मास्टर ने इसका उल्लेख किया। इससे पहले पाकर परिवार एडम विलो को नीची नजर से देखता था, लेकिन जब उन्होंने अपना पहला एशियाई पेपर प्रकाशित किया और उसके बाद लगातार कई अन्य पेपर प्रकाशित किए, तो एडम विलो ने प्रति वर्ष 1 या 2 पेपर प्रकाशित करने की आवृत्ति बनाए रखी। वह पीपुल्स हॉस्पिटल में सबसे अधिक आधिकारिक प्रकाशनों वाले डॉक्टर बन गए तथा छोटी उम्र में ही उन्होंने अनेक उपाधियां अर्जित कर लीं।
तभी उसके जैविक पिता को एडम की क्षमताओं पर ध्यान देना शुरू हुआ। सपनों को वास्तविकता नहीं माना जा सकता। एडम विलो ने सोफी पाकर की बातों को दिल पर न लेते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ समय पहले ही उन्होंने एक शोधपत्र प्रस्तुत किया था, जिसके लिए सामग्री ढूंढने में उस समय एमिली पाकर ने उनकी मदद की थी। हालांकि वह शोधपत्र एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने स्वयं भी इससे कोई खास उम्मीद नहीं रखी थी। एडम विलो ने समय देखा, काम का समय हो चुका था। उन्होंने किसी और दिन सोफी पाकर के साथ सच्चाई के बारे में बात करने का फैसला किया। सोफी पाकर से अलग होने के बाद एडम विलो पूरी सुबह व्यस्त रहे तथा एमिली पाकर और सोफी पाकर से संबंधित मामलों को अस्थायी रूप से अपने दिमाग से दूर कर दिया। दोपहर के समय उनके विभाग से निदेशक फोस्टर उत्साहित होकर अंदर आए। उन्होंने एडम विलो के कंधे पर थपथपाया और जोर से प्रशंसा की। छोटी विलो, बधाई हो, आप सचमुच युवा और होनहार हैं। इतनी कम उम्र में एक अमेरिकी मेडिकल जर्नल में आपका लेख प्रकाशित हुआ है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों ने आपके पेपर की बहुत प्रशंसा की है। आप हमारे अस्पताल के इतिहास में इस तरह की साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। एडम विलो दंग रह गया। क्या उनका पेपर सचमुच प्रकाशित हुआ था? ये समाचार प्राप्त होने पर एडम विलो की पहली प्रतिक्रिया एमिली पाकर को ये बताने की थी। उन्होंने एमिली पाकर को संदेश भेजा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने अपनी माँ और बहन को ये खुशखबरी सुनाई। इसके बाद झिझकते हुए उसने पिता नाम से बने वीचैट प्रोफाइल को देखा और उसे खुशखबरी भेज दी। लंच ब्रेक के दौरान एमिली पाकर अपना लंच बॉक्स लेकर ओल्ड मास्टर के साथ खाने के लिए तैयार थी। उसने कई सहकर्मियों को बातें करते हुए सुना। क्या आपने सुना है कि आपातकालीन विभाग के डॉक्टर विलो ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में एक मेडिकल पेपर प्रकाशित किया है? दुनिया की शीर्ष 3 चिकित्सा पत्रिकाओं में से एक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर विलो सचमुच अद्भुत हैं। क्या वह संभवतः हमारे अस्पताल के सबसे युवा प्रकाशक नहीं है? डॉक्टर विलो का भविष्य सचमुच उज्ज्वल है। उनके कागजात निश्चित रूप से एक के बाद एक आते रहेंगे। जो भी उससे शादी करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा। ये कहते हुए उन कुछ नर्सों ने एमिली पाकर की ओर चुपके से देखा। हर कोई जानता था कि एमिली पाकर को डॉक्टर विलो पर क्रश था। दुर्भाग्यवश डॉक्टर विलो ने उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। इस समय एमिली पाकर को बहुत अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने शादी की इतनी अच्छी संभावना खो दी। एमिली पाकर का हाथ लंच बॉक्स पकड़े हुए थोड़ा रुक गया। कागजों का एक गुच्छा। हाय, इन नर्सों को लगता है कि एसीआई के पेपर गोभी की तरह आम हैं। एमिली पाकर ने अपना सिर हिलाया और अपना लंच बॉक्स लेकर बाहर चली गई। जैसे ही वह लिफ्ट में पहुंची, उसने देखा कि डॉक्टर बेनेट व्हीलचेयर पर बैठे हैं और एक नर्स उन्हें अपनी ओर धकेल रही है। एमिली पाकर को देखते ही डॉक्टर बेनेट का चेहरा पीला पड़ गया। एमिली को देखकर उसके सिर में दर्द होने लगा। अभी अभी उसकी मामूली चोट की जांच की गई थी। जाओ, जल्दी करो। डॉक्टर बेनेट ने नर्स को जल्दी से उसे दूर धकेलने को कहा। एमिली पाकर के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई, मानो हल्का सा स्पर्श भी उसे फिर से उड़ा देगा। जब तक एमिली पाकर लिफ्ट में नहीं चढ़ गई, तब तक डॉक्टर बेनेट ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। डॉक्टर बेनेट जितना अधिक इस बारे में सोचती गई, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। जागने के बाद गुस्से में उसने अपने पिता को फोन करके शिकायत की। उसके पिता ने उसे बार बार आश्वासन दिया था कि वह एमिली पाकर को अनुशासित करेंगे, लेकिन कौन जानता था कि उसके पिता ने कार्मिक विभाग को फोन करने के बाद उसे डांटा और भविष्य में एमिली पाकर से दूर रहने को कहा, क्योंकि एमिली पाकर के पास शक्तिशाली समर्थन है। मैं जानता था कि एमिली पाकर एक वेश्या के अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसे जरूर किसी बूढ़े ने रखा होगा, तभी तो उसने शहर की छवि दूत का पद मुझसे छीन लिया। डॉक्टर बेनेट ने लिफ्ट की ओर थूका। डॉक्टर बेनेट, आपने अभी क्या कहा? एमिली पाकर को कौन रख रहा है? उसके पीछे से एक उत्सुक आवाज आई। 33 अध्याय 33 एक डिजाइन ड्राइंग 33 अध्याय 33 एक डिजाइन ड्राइंग। जैसे ही डॉक्टर बेनेट ने मुड़कर देखा, उसने देखा कि एक महिला कॉलेज छात्रा उसके पीछे खड़ी थी। सोफी पाकर ने डॉक्टर बेनेट को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने पीपुल्स हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के दौरान इस युवा और आकर्षक महिला डॉक्टर के बारे में सुना था। डॉक्टर बेनेट सोफी पाकर को नहीं पहचान पाए। वह काम में व्यस्त थी और एक छोटे स्वयंसेवक को नहीं पहचान पाती। हालांकि वह सोफी पाकर को विशेष रूप से पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसे युवा और आकर्षक मानती थी। आप कौन हैं? डॉक्टर बेनेट ने सावधानी से पूछा। मैं एमिली पाकर की बहन हूँ। मेरी बहन हाल ही में घर से बाहर चली गई है और मैं उसके अकेले रहने को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैंने अभी सुना कि आपने बताया उसका अब एक बॉयफ्रेंड है। सोफी पाकर चिंतित दिखी। एमिली पाकर की बहन? ऐसा लगता है कि उसे एमिली पाकर के बारे में पता नहीं है, जिसे किसी ने बाहर रखा हुआ है। डॉक्टर बेनेट एमिली पाकर के लिए परेशानी पैदा करने में बहुत खुश थे। चूंकि एमिली पाकर आपकी बहन है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। आपको अपने माता पिता से अपनी बहन पर कड़ी नजर रखने को कहना चाहिए। वह इतनी छोटी सी उम्र में ही शरारतें करने लगी है। पिछले कुछ दिनों से मैं उसे अक्सर अस्पताल के सामने अलग अलग लग्जरी कारों में बैठते हुए देखता हूँ। अगर यह बात बाहर आ गई तो हमारे अस्पताल पर इसका बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर बेनेट ने तिरस्कार व्यक्त किया। उसी समय लिफ्ट आ गई और नर्स डॉक्टर बेनेट को अन्य जांच करने के लिए ले गई। एमिली पाकर अन्य पुरुषों के साथ सम्मिलित है, ये कैसे संभव है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैंने एडम विलो को उससे छीन लिया था और कार्लोस उसका पक्ष नहीं लेता? वह द्वेष से काम लेती है और गड़बड़ करती है। यही बात होगी। वह बहुत गरीब है, महीने में सिर्फ कुछ हजार कमाती है और कैपिटल में किराया इतना ज्यादा है, तो कोई न कोई आदमी तो होगा जो उसका गुजारा करता होगा। सोफी पाकर की आंखें चमक उठीं। उसने अपना फोन निकाला और एडम विलो का संदेश देखा। एडम विलो ने उसे आज रात के खाने पर चलने के लिए कहा था। सोफी पाकर जानती थी कि वह सफल हो गई है। एडम विलो उस सपने के बारे में अधिक जानना चाहते होंगे। दोपहर में हमेशा की तरह एमिली पाकर ओल्ड मास्टर के साथ बगीचे में दोपहर का भोजन करने गई।
जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि ओल्ड मास्टर कुछ मरीजों के साथ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। घरेलू कारों में क्या खराबी है? उस समय मैंने कार फैक्ट्री की बदौलत बहुत धन कमाया था। मेरा मतलब है कि मैंने कार फैक्ट्री में काम किया था। हमारे कारखाने की कारों का इस्तेमाल नेताओं द्वारा किया जाता था। ओल्ड कार्टर, ये सब अतीत की बात है। आजकल कौन घरेलू कारें चलाता है? भले ही आपका पोता आयातित कारों का खर्च वहन नहीं कर सकता, मेरा पोता उन्हें वहन कर सकता है। आयातित कारों को कम आंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पता चला कि ओल्ड मास्टर बगीचे में एमिली पाकर का इंतजार कर रहे थे और अचानक उनकी मुलाकात कुछ बुजुर्ग लोगों से हुई जो अखबार पढ़ रहे थे और टहल रहे थे। समाचार पत्र ने बताया कि कैपिटल में लंबे समय से स्थापित कार्टर ऑटोमोटिव कार्टर क्लैन ग्रुप के जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर के नेतृत्व में उद्यम का पुनर्गठन करने और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई करने वाला था। सभी वृद्ध लोगों ने कहा कि घरेलू कारें बर्बाद हो चुकी हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है तथा जूनियर राष्ट्रपति कार्टर में दूरदर्शिता का अभाव है। बूढ़े मास्टर ने तुरंत उनसे बहस शुरू कर दी। उन्हें चिंता थी कि बूढ़े मास्टर नाराज हो जाएंगे और उनका रक्तचाप बढ़ जाएगा। एमिली पाकर जल्दी से वहां पहुंची। मेरी छोटी नज मेरे साथ खाना खाने आई है, मैं तुम बूढ़ों से बहस नहीं कर सकती। ओल्ड मास्टर ने एमिली पाकर को दूर से देखा और डिब्बे में बंद लंच की खुशबू सूंघ ली। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं। बूढ़े मालिक, आज मैंने आपके लिए कमल की जड़ का पोर्क रिब सूप पकाया है, साथ ही शाकाहारी व्यंजन और रेड वाइन में ब्रेस्ड प्रॉन्स भी बनाए हैं। एमिली पाकर ने ओल्ड मास्टर को बैठने में मदद की। तुम्हें कारों के बारे में भी पता है? एमिली पाकर ने दिलचस्पी से पूछा। मैं गाड़ी चलाता था, मैंने कई वर्षों तक कार फैक्ट्री में काम किया, मैं चित्र भी बना सकता हूँ। देखो मैंने क्या बनाया है। बूढ़े मास्टर ने कहा, फिर एक डिजाइन ड्राइंग निकाली। यह अच्छी तरह से बनाया गया है, अगली बार ऐसा मत बनाना, बस इन कुछ स्ट्रोक्स को टचअप की आवश्यकता है, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। एमिली पाकर मुस्कुराई। ओल्ड मास्टर का चित्र एक पुराने मॉडल का था। उसने सहजता से कुछ स्ट्रोक जोड़े और फिर ओल्ड मास्टर के साथ खाना शुरू कर दिया। एक वृद्ध और एक युवा खुशी से एक साथ भोजन करते हुए। एमिली पाकर ने सहजता से शहर की छवि राजदूत कार्यक्रम में अपनी आगामी भागीदारी का उल्लेख किया। जब बूढ़े मास्टर ने ये समाचार सुना तो वह कान लगाकर सुनने लगे। कैसा अवसर है! उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस कार्यक्रम का प्रायोजक बनाने का निर्णय लिया। उसकी सुंदर और दयालु नज़र निश्चित रूप से उसके बेटे का ध्यान आकर्षित करेगी। जब एमिली ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और दवाखाने में भोजन का डिब्बा व्यवस्थित कर लिया तो ओल्ड मास्टर ने चुपके से फोन कर दिया। जब एमिली फार्मेसी में वापस लौटी तो उसे अस्पताल से फोन आया। इस प्रतियोगिता के लिए 10,000 का वस्त्र भत्ता है, इतना। एमिली आश्चर्यचकित थी। एचआर ने उसे बताया कि अस्पताल शहर की छवि राजदूत के चयन को गंभीरता से ले रहा है और उसके लिए 10,000 की विशेष सब्सिडी आवंटित की है। पैसा पहले ही उसके वेतन कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह जाकर कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन खरीद ले ताकि वह अपना रूप बदल सके। कार्ड पर पहले से ही पैसा होने के कारण एमिली के पास नए कपड़े खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश वह गर्भवती थी और उसे कुछ मातृत्व कपड़े तैयार करने की आवश्यकता थी। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में कार्लोस फलों की टोकरी लेकर अपने दादा से मिलने गया था। वह परेशान लग रहा था। उस सुबह इवान पामर ने उन्हें कार्टर क्लान की कार फैक्ट्री का प्रबंधन करने के लिए कहा था और कहा था कि यदि फैक्ट्री 1 वर्ष के भीतर घाटे को मुनाफे में नहीं बदल सकी तो उसे बंद कर दिया जाएगा। कार्टर ऑटोमोटिव वास्तव में वर्षों से घाटे में चल रहा था और यदि ओल्ड कार्टर, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और कई वर्षों तक इसमें अपना दिल और आत्मा नहीं लगाई थी, न होते तो यह अब तक बंद हो चुका होता। कार्लोस ने आकलन किया था कि कारखाना तकनीकी रूप से पुराना हो चुका है और इसे बंद ही किया जा सकता है। लेकिन फैक्ट्री बंद करने से पहले उन्हें अपने दादा से इस बारे में चर्चा करनी पड़ी। जैसे ही वह वीआईपी वार्ड में दाखिल हुआ उसने ओल्ड कार्टर को गुस्से में चिल्लाते हुए सुना। 10,000 से क्या होगा, एक जोड़ी पतलून के लिए भी पर्याप्त नहीं। ये बहुत क्रोधित करने वाला है। क्या आप अभी भी इस वर्ष के लिए अपने शोध का वित्तपोषण चाहते हैं? ये कहकर ओल्ड कार्टर ने गुस्से में फोन रख दिया। दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कार्लोस बोलने ही वाला था कि ओल्ड कार्टर ने उसे इशारा करके बुलाया। इधर आओ, मैंने सुना है कि तुमने फैक्ट्री संभाल ली है। देखो, मैंने एक डिजाइन स्केच बनाया है। क्या ओल्ड कार्टर अभी भी डिजाइन स्केच बना सकते थे? कार्लोस ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। 3 साल की उम्र में उसके बनाए चित्र उसके दादा द्वारा बनाए गए चित्रों से भी बेहतर थे। उसने अनिच्छा से उस पर कुछ बार नजर डाली, लेकिन फिर कार्लोस का नजरिया बदल गया। ये कच्चा स्केच वास्तव में एक नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक वाहन के लिए डिजाइन था। ओल्ड कार्टर, तुम में अभी भी दम है। मैं इस डिजाइन को लूंगा और इसकी समीक्षा करूंगा। कार्लोस ने ओलिवर रॉस से संपर्क किया, उन्हें डिजाइन भेजा और उन्हें निर्देश दिया कि वे इसे कारखाने में कुछ डिजाइनरों को दिखाएं। कार्लोस कुछ देर तक वार्ड में ओल्ड मास्टर से बात करता रहा और शाम हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि एमिली भी अस्पताल में है, क्या उसे उसकी शिफ्ट के बाद ले जाना चाहिए? यह विचार उसके मन में कौंधा और तभी कार्लोस को याद आया कि उसके पास एमिली का नंबर नहीं है। उसने एमिली का संपर्क मिटा दिया था। कार्लोस एमिली को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए अपने गर्व को निगल नहीं सका। वह महिला, हालांकि वे विवाहित थे, उसने भी उसे वापस नहीं जोड़ा। क्या उसे सचमुच अपना चेहरा खोना पड़ा और उससे वापस आने की भीख मांगनी पड़ी? उसने एक क्षण सोचा और ओलिवर रॉस को बुलाया। बॉस, अगर आपको महिला बॉस से बात करनी है तो क्या मैं उन्हें संदेश दे दूं? मैं उसे काम से लेने जा रहा था। उसने एक दोस्त के साथ खरीदारी करने की योजना बनाई थी। जैसे ही ओलिवर रॉस ने बोलना समाप्त किया, कार्लोस ने फोन काट दिया। इन दिनों बॉस का मूड इतना खराब क्यों है? ओलिवर ने अपना सिर खुजलाया। उसने अपनी कार अस्पताल के सामने खड़ी कर दी थी। एमिली अभी बाहर जा रही थी। जैसे ही वह ओलिवर की कार में बैठी, सोफी पाकर पार्किंग स्थल में पेड़ों की छाया से बाहर आ गई। 34 अध्याय 34 प्रेम त्रिकोण। क्या आपको चतुर्भुज पसंद है?
तबाही 34, अध्याय 34, प्रेम त्रिकोण। क्या आपको चतुर्भुज पसंद है? तबाही। किसने सोचा होगा कि डॉक्टर बेनेट सच कह रहे थे। एमिली पाकर ने सचमुच अपने लिए एक प्रेमी ढूंढ लिया था। मैंने सोचा था कि वह किसी अमीर आदमी के साथ ही जाएगी जो अधिकतम लाखों की कार चलाता हो। सोफी पाकर ने अपने होंठ मोड़ लिए। एडम विलो के बिना और कार्लोस की उसमें कोई रुचि न होने के कारण ऐसा लग रहा था कि एमिली पाकर को अपना शेष जीवन अकेले और बिना पैसों के बिताना पड़ेगा। सोफी ने अपना मेकअप ठीक करने के लिए मेकअप मिरर निकाला। वह बाद में भाई एडम के साथ रात्रि भोजन करने वाली थी और उसने भी उसके साथ खरीदारी करने का वादा किया था। वह इस बार शहर की इमेज एम्बेसडर प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ थी। एमिली पाकर कार से सन एंड मून डिपार्टमेंटल स्टोर गई, जहां उन्होंने एवलिन हैंसन के साथ लंच करने और शॉपिंग करने की व्यवस्था की थी। जैसे ही वह कार से उतरी, उसने एवलिन हैंसन को तेजी से आते देखा। एमिली, आप अंततः बाहर आने को तैयार हैं। मेरा दम घुटने वाला था। पिछली बार अस्पताल में वह सुंदर लड़का कौन था? वह मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता है। क्या वह उस दिन सिनेमाघर में था? एमिली ने एवलिन हैंसन से अपनी गुप्त शादी को छिपाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। आप शादीशुदा हैं। वह आदमी कार्लोस है, वही घमंडी आदमी जिससे तुम्हें ब्लाइंड डेट पर मिलने के लिए तैयार किया गया था। एवलिन हैंसन ने चौंकते हुए कहा। वह अनजाने में एमिली पाकर और कार्लोस के लिए मैचमेकर बन गई थी। एवलिन हैंसन को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि एमिली और एडम विलो को एक साथ लाने का उनका प्रारंभिक इरादा अनजाने में ही उल्टा पड़ गया था। एमिली का विवाह एडम विलो के साथ नहीं हुआ बल्कि कार्लोस के साथ हुआ। एमिली और एडम विलो के बीच अधूरे रोमांस के बारे में सोचते हुए एवलिन हैंसन की भावनाएं उमड़ पड़ी। वह भी हैरान थी। उसने एमिली को एडम विलो के साथ दिखाने के लिए विशेष रूप से एक पूरा थिएटर बुक किया था, तो कार्लोस अंदर कैसे आ गया? ये देखकर कि एमिली विस्तार से बताने में अनिच्छुक थी, एवलिन हैंसन ने और अधिक पूछताछ नहीं की। खाना खाने के बाद वे कपड़े खरीदने चले गए। सन एंड मून डिपार्टमेंटल स्टोर एक व्यापक शॉपिंग सेंटर था जो एक ही स्थान पर भोजन, फिल्म देखने और खरीदारी की सुविधा प्रदान करता था। शाम को वहां बहुत चहल पहल थी। एमिली का इरादा केवल कुछ वस्तुएं खरीदने का था, लेकिन जैसे ही एवलिन हैंसन को पता चला कि वह शहर की छवि राजदूत प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है, तो उसने बिना कुछ कहे एमिली को तीसरी मंजिल पर स्थित लग्जरी विभाग में खींच लिया। एमिली पाकर, तुम सचमुच बहुत आकर्षक हो, बस बहुत साधारण हो, वरना एडम विलो बहुत पहले ही आप पर मोहित हो गया होता। अब आप युवा मैडम कार्टर हैं। कार्टर परिवार इतना धनी है, आपको अधिक सजना संवरना चाहिए। जाओ और खरीदारी करो, बस अपने आदमी के कार्ड से भुगतान कर दो। कार्लोस ने एमिली को एक कार्ड दिया और उसके जीवन यापन के खर्च के लिए हर महीने उसमें 1 लाख रुपए डालता था। लेकिन एमिली ने इसका उपयोग करने का इरादा नहीं किया। उसके पास अपना पैसा था और उसने कार्लोस और कार्टर परिवार से मिले पैसे को अपने बच्चे के लिए बचाने की योजना बनाई। दोनों एस्केलेटर से तीसरी मंजिल पर गए। एस्केलेटर पर 2 या 3 कॉलेज की लड़कियां थीं जो दूसरी मंजिल पर जूनियर कपड़ों के अनुभाग की ओर जा रही थीं। ये रेनी वाइट थी जो अपने छात्रावास के नेता के साथ खरीदारी कर रही थी। रेनी देख नहीं सकती थी, लेकिन वह अपने चारों ओर संगीत की ध्वनि सुन सकती थी और हवा में तैरते उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधनों की खुशबू सूंघ सकती थी। सन एंड मून डिपार्टमेंटल स्टोर सचमुच बहुत बड़ा है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। यहाँ के कपड़े बहुत सुंदर हैं। रेनी, मुझे यकीन है कि तुम इनमें और भी अच्छी लगोगी। क्या यहाँ की चीजें महंगी हैं? इसमें चिंता की क्या बात है? क्या आपके बॉयफ्रेंड के पास अच्छी नौकरी नहीं है? हम कपड़े खरीदेंगे और उससे भुगतान लेंगे। दोनों रूममेट एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रेनी वाइट असहज दिख रहे थे। उसने कल रात भाई कार्टर को संदेश भेजा था कि वह चाहती है कि वह उसके साथ खरीदारी पर चले, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज सुबह उन्होंने जवाब दिया कि आज वे खाली नहीं हैं। हालांकि भाई कार्टर ने उसे 3000 रुपये हस्तांतरित कर दिए। अंततः उसे ऐसे शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदारी करने का आत्मविश्वास मिला। रेनी वाइट ने पहली बार इस तरह के एस्केलेटर पर सवार होकर गहरे विचारों में डूबी हुई थी और जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंची, उसकी टक्कर एमिली पाकर और एवलिन हैंसन से हुई, जो ऊपर जाने वाली थीं। एमिली पाकर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की सफेद पोशाक पहने हुए थी और उसके बाल कंधे तक लंबे थे। लड़की बहुत ही मासूम और पवित्र लग रही थी। वह अवश्य ही एक छात्रा होगी। जब उसे एहसास हुआ कि वह किसी से टकरा गई थी, तो उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ करना, मैं आपसे टकरा गया, मैं अंधा हूँ। कोई बात नहीं। एमिली पाकर मुस्कुराई। रेनी वाइट और उसके समूह को जाने देने के लिए एक तरफ हट गई और फिर एवलिन हैंसन के साथ तीसरी मंजिल की ओर चली गई। तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास उन्होंने एक काउंटर के सामने लोगों की भीड़ देखी, जिनमें सभी धनी महिलाएं और युवा युवतियां थीं। एवलिन हैंसन ने एक नजर डाली और कहा, सन एंड मून ने तो कोको काउंटर भी खोल दिया है। कैपिटल मार्केट प्लेस में ये पहला काउंटर होगा। आप आमतौर पर इतने सरल हैं, शायद आप इस ब्रांड को नहीं जानते। कोको एक बहुत प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड है, जिसे 3 साल पहले लैन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा बनाया गया था। केवल 3 वर्षों में ही यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष ब्रांडों की बराबरी कर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि कोको के सभी नवीनतम मॉडलों को खरीदने के लिए पूर्व ऑर्डर करना आवश्यक है। सबसे बुनियादी मॉडल की कीमत 10,000 होती है और महंगे मॉडल की कीमत कई लाख होती है, यहाँ तक कि मैं उन्हें खरीदने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। एवलिन हैंसन का परिवार संपन्न है और उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष ब्रांडों के बारे में बहुत जानकारी है। एवलिन हैंसन के आग्रह पर दोनों एक उच्च श्रेणी के स्टोर में गए। एवलिन हैंसन ने एमिली पाकर के लिए कई स्कर्ट और एक बैग चुना। एमिली पाकर अनिच्छा से फिटिंग रूम में दाखिल हुई। जब एमिली पाकर हल्के बैंगनी रंग की पोशाक में सामने आई, तो एवलिन हैंसन की आंखें चमक उठी। उसने एमिली पाकर का हाथ पकड़ा और उसे घुमाया। एमिली पाकर, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि तुम्हारा फिगर इतना शानदार है। वाह, कितने वक्र हैं। ये पोशाक मॉडलों की तुलना में आप पर अधिक अच्छी लगती है।
ये वही है, अन्य पोशाकें भी पहनकर देखो। ये ड्रेस बहुत महंगी है, इसकी कीमत 10,000 से ज्यादा है। एमिली पार्कर ने अपना सिर हिलाया। डरने की क्या बात है, तुम्हारा तो पति है। आपके पति की एक टाई की कीमत इससे भी ज्यादा है। इस समय एवलिन हैंसन का चेहरा बदल गया और वह एमिली पार्कर के पीछे शून्य भाव से देखने लगी। एमिली पार्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 लोग दुकान में आए थे। सोफी पार्कर एडम विलो का हाथ पकड़े हुए थी। दोनों हंस बोल रहे थे और एडम सोफी का बैग उठाए हुए था। वे एक साथ खरीदारी करते हुए प्रेमी जोड़े की तरह लग रहे थे। एडम विलो ने अभी अभी सोफी पार्कर के साथ भोजन समाप्त किया था। वह आज बहुत थका हुआ था और आराम करना चाहता था, लेकिन वह सोफी पार्कर का विरोध नहीं कर सका और उसे खरीदारी के लिए उसके साथ जाना पड़ा। भोजन के दौरान एडम विलो ने सोफी पार्कर के सपनों के बारे में पूछताछ की थी। जब उन्हें पता चला कि सोफी पार्कर को बचपन से ही अजीब सपने आते रहे हैं और वे सपने जल्द ही सच हो जाएंगे, तो एडम विलो को बहुत धक्का लगा। वह मूलतः सोफी पार्कर को यह स्पष्ट कर देना चाहते थे कि अब से वे दोनों सामान्य मित्र ही रहेंगे। लेकिन जब सोफी पार्कर ने कहा कि वह उसकी मदद करने के लिए अपने सपनों का उपयोग करने को तैयार है, तो एडम विलो हिचकिचाया। सोफी पार्कर ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी प्रेमिका बनने का सुझाव दिया, और अंत में एडम विलो ने मना नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ एमिली पार्कर और एवलिन हैंसन से उनका सामना होगा। उनकी याददाश्त में उन्होंने एमिली पार्कर को कभी खरीदारी करते नहीं देखा था, न ही उन्होंने कभी एमिली पार्कर को इस तरह के कपड़े पहने देखा था। एमिली पार्कर उस बैंगनी पोशाक में अलौकिक और शुद्ध लग रही थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी, पतली कमर थी जिस पर आसानी से हाथ रखा जा सकता था, और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे जो उसे एक अलौकिक सुंदरता प्रदान कर रहे थे। एडम विलो की सहज इच्छा थी कि वह अपना हाथ सोफी पार्कर से दूर खींच ले, लेकिन वह स्नेहपूर्वक उससे चिपकी रही। उसकी उंगलियां एडम की उंगलियों में कसकर लिपटी हुई थीं और उसने जानबूझकर एमिली पार्कर को ऊंची आवाज में अभिवादन किया। बहन, क्या संयोग है, आप भी खरीदारी करने गई हैं। 35 अध्याय 35 द मेडलसन जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर 35 अध्याय 35 द मेडलसन जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर। रात में एक काली बेंटले राजधानी की सड़कों से गुजर रही थी। कार्लोस के सेलफोन पर एक अधिसूचना ध्वनि आई। उसने नीचे देखा, ये रेनी वाइट का ध्वनि संदेश था। भाई कार्टर, क्या आप मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर आ सकते हैं? मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ कपड़े कितने महंगे हैं, और जब मैं आपके द्वारा दिए गए 3000 युआन से उन्हें खरीदने वाला था, तब मुझे पता चला कि मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। रेनी की आवाज डरपोक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। महिलाएं बस परेशानी पैदा करने वाली होती हैं। कार्लोस ने अपनी नाक पर चुटकी काटी। कार्लोस को महिलाओं के साथ खरीदारी करना सबसे ज्यादा नापसंद था। न तो उसकी माँ और न ही उसकी बहन को उसके साथ खरीदारी करने का सौभाग्य मिला था, अन्य महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि रेनी के दयनीय छोटे चेहरे के बारे में सोचकर वह उसे अनदेखा नहीं कर सका। उन्होंने ओलिवर रॉस को फोन किया। आप कहाँ हैं? बॉस, मैं मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर की 3री मंजिल पर हूँ। बॉस की पत्नी और उसकी दोस्त 3री मंजिल पर खरीदारी कर रही हैं। उन्होंने अपना बैंक कार्ड मेरी कार में छोड़ दिया है, इसलिए मैं उसे उनके पास ला रहा हूँ। एमिली पार्कर भी मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर में थी। कार्लोस ने खिड़की से बाहर देखा। संयोग से उसकी कार भी मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर के पास ही थी। उसे ढूंढने मत जाओ, आप 2री मंजिल पर महिलाओं के कपड़ों की दुकान पर जाएं और रेनी वाइट को ढूंढें, उसका बिल चुकाएं। ये कहकर कार्लोस ने फोन रख दिया और फिर ड्राइवर को मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर तक गाड़ी चलाने का निर्देश दिया। कार एक विशेष मार्ग से भूमिगत पार्किंग गैराज में प्रवेश कर गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और कार्लोस वीआईपी पार्किंग की ओर चल पड़ा। संभावित पिता की पुस्तिका में उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक अवस्था में गर्भवती महिलाओं को स्वयं पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए या भारी वस्तुएं नहीं उठानी चाहिए। 2 घंटे हो चुके हैं, वह महिला इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है? कार्लोस ने एमिली पार्कर को ढूंढने का निर्णय लिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास एमिली पार्कर का फोन नंबर नहीं है। उसके पास ओलिवर रॉस को एक और कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन कॉल नहीं हो सकी। कार्लोस कुछ कदम भूमिगत पार्किंग गैराज में आगे पीछे चला, फिर सीधे वीआईपी लिफ्ट में प्रवेश किया और मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर के नियंत्रण कक्ष में पहुंचा। नियंत्रण कक्ष में जैसे ही सुरक्षा प्रमुख ने कार्लोस को देखा, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और सिर हिलाकर तथा झुककर अभिवादन करते हुए उसके पास पहुंचा। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर भी कार्टर कबीले के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट स्टोरों में से एक है, और सुरक्षा प्रमुख ने स्वाभाविक रूप से उनके प्रसिद्ध जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर को पहचान लिया। मेरे लिए निगरानी बंद कर दो, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसी को ढूंढने का कार्लोस का तरीका बहुत सीधा और कठोर था, निगरानी के माध्यम से सीधे उनका पता लगाना। मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर के नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक काउंटर की निगरानी, उच्च परिभाषा कैमरे और श्रवण यंत्र लगे हुए थे, जिससे प्रत्येक काउंटर का स्पष्ट दृश्य और ध्वनि प्राप्त होती थी। कार्लोस को एमिली पार्कर को ढूंढने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। निगरानी में एमिली पार्कर बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकल रही थी। हाई डेफिनेशन कैमरे के नीचे उसका चेहरा और आकृति दोनों ही परीक्षण में खरे उतरे और अत्यंत सुंदर थे। कार्लोस को बहुत समय से पता था कि छोटी नस कुछ हद तक आकर्षक है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कपड़े बदलने के बाद वह प्रतिरोध्य रूप से आकर्षक हो जाएगी। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़ा सुरक्षा प्रमुख भी उसे घूर रहा था। कार्लोस ने ठंडी सांस ली, अपने लंबे पैर हिलाए और 6 फीट से अधिक लंबे उसके लंबे शरीर ने सुरक्षा प्रमुख को एक तरफ धकेल दिया, जिससे स्क्रीन अवरुद्ध हो गई। सुरक्षा प्रमुख हैरान रह गए। कार्लोस ने देखा कि एक जोड़ा फ्रेम में आ गया है। वह जोड़ा कार्लोस को कुछ हद तक परिचित लगा, विशेषकर वह आदमी जो एक सुंदर लड़के जैसा दिखता था। कार्लोस को याद आया कि उसने इस आदमी को पीपुल्स हॉस्पिटल के बुलेटिन बोर्ड पर देखा था। वह पीपुल्स अस्पताल में डॉक्टर थे। दोनों ने बात करते ही एमिली और एवलिन हैंसन के साथ बहस शुरू कर दी। सब लोग बाहर निकल जाओ। कार्लोस ने सबको बाहर भेज दिया और फिर आवाज बढ़ा दी। सोफी पार्कर को यहाँ एमिली पार्कर से मिलने की उम्मीद नहीं थी।
उससे टकराना एकदम सही था, एमिली को हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए बिल्कुल सही। सोफी पाकर ने एडम विलो का हाथ पकड़ लिया, जोर से अभिवादन किया और अपनी संप्रभुता की घोषणा की। उसके बगल में बैठे एडम विलो ने कोई आवाज नहीं की। सोफी पाकर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एडम विलो एमिली पाकर को भूल रहा था, वह सुन भी नहीं रहा था कि वह क्या कह रही है। सोफी पाकर को तुरंत इतनी जलन हुई कि उसकी आंखें बाहर आने लगी। उसे मानना पड़ा, एमिली पाकर आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। एमिली पाकर आमतौर पर सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहनती थी। सोफी पाकर को यह एहसास नहीं था कि वह इतनी स्त्रीवत दिख सकती हैं। बहन, तुम यहाँ खरीदारी क्यों कर रही हो? मुझे याद है कि आप पहले केवल डॉलर स्टोर से ही खरीदारी करते थे। क्या ये सच हो सकता है जो अस्पताल में कहा गया था कि तुम्हारा एक बहुत अमीर प्रेमी है जो तुम्हें हर दिन एक अलग कार में ले जाता है? सोफी पाकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और जानबूझकर इस तथ्य को उजागर कर दिया कि एमिली पाकर को रखा जा रहा था। आसपास खड़े कई सेल्स एसोसिएट्स ने उनकी बातें सुनी और एमिली पाकर को गपशप भरी निगाहों से देखा। सोफी, तुम क्या बकवास कर रही हो? एमिली तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं है जो अपनी ही बहन का मर्द चुरा रही है। और तुम, एडम विलो, मैंने वास्तव में यह नहीं सोचा था। तुम बहुत घटिया हो। बर्तन में क्या है ये देखते हुए कटोरे से खा रहे हो। एवलिन हैंसन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन पर उंगली उठाते हुए गालियां देने लगी। तुम्हें हमें डांटने का क्या अधिकार है? भाई एडम और मेरी बहन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब हम छोटे थे तब से मेरी बहन को भाई एडम पर क्रश था, लेकिन उसने पहले ही मेरी बहन को अस्वीकार कर दिया था। वह सिंगल है, मैं सिंगल हूँ, हम साथ हैं क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो कई वर्षों तक किसी के पीछे भागते रहे और फिर भी उसे पा नहीं सके। एमिली पाकर के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। उसे झूठ बोलते देख एवलिन हैंसन क्रोधित होकर आगे बढ़ी, लेकिन एमिली पाकर ने उसे पकड़ लिया। एमिली पाकर के चेहरे पर शांति थी, मानो उसने सोफी की बातें सुनी ही न हो। मैंने कुत्ते को आदमी को काटते देखा है, लेकिन आदमी को कुत्ते को काटते नहीं देखा। उससे परेशान क्यों हो? एमिली पाकर, आप किसे बुला रही हैं? मैंने अभी तक आपसे पिछली बार का हिसाब नहीं चुकाया है। सोफी पाकर की भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। जब एमिली पाकर परिवार के साथ थी तो वह हमेशा अपना सिर नीचे रखती थी और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती थी। अब जबकि वह कुछ समय पहले ही घर से बाहर गई है, वह उसे उकसाने का साहस कर रही है। एमिली, बाहर एक पागल कुत्ते से मिलो, कपड़े पहनती रहो। एवलिन हैंसन ने अपना गुस्सा दबाया। उसने एमिली पाकर को कपड़ों के कई सेट दिए जो उसने पहले ही चुन लिए थे। सेल्स एसोसिएट, मुझे भी कई कपड़े पहनने दो, और जो उसने पहना है वह भी अच्छा लग रहा है, मेरे लिए भी एक ले आओ। सोफी पाकर की नजर एमिली पाकर द्वारा पहनी गई पोशाक पर पड़ी, जिससे एमिली पाकर असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। वह स्वयं को एमिली से छोटी मानती थी और उसका रूप, रंग और फिगर उससे कमतर नहीं था। वह पोशाक उन पर और भी अच्छी लगेगी, और जब वह शहर की छवि राजदूत के रूप में भाग लेंगी तो निश्चित रूप से वह सभी को पीछे छोड़ देंगी। बिक्री सहयोगियों ने ये सुना और परेशान भाव से बोले, हमारे पास केवल आखिरी पोशाक बची है और इस महिला ने अभी तक इसे आजमाना समाप्त नहीं किया है। शायद आप पहले कुछ और आजमा सकते हैं। मुझे ये चाहिए, तो फिर उसे मेरे लिए इसे उतारने दो। वैसे भी वह कोशिश करने के बाद भी इसे वहन नहीं कर सकती। आप क्या कहते हैं कि कौन खर्च नहीं उठा सकता? हम इसे अभी खरीद लेंगे। एमिली, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा फिगर अच्छा है, तुम्हारा लुक अच्छा है, यहाँ तक कि एक बोरा भी तुम पर अच्छा लगेगा। हम ये टुकड़े ले लेंगे। एवलिन हैंसन सोफी पाकर द्वारा एमिली पाकर को परेशान करने पर बहुत क्रोधित हुई और उसने आवेग में आकर अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने का निर्णय लिया। सोफी पाकर हंस पड़ी। सब खरीद लिए? यह एक बड़ा दावा है। ये सभी नई वस्तुएं हैं, इन सभी को खरीदने के लिए कम से कम 1 लाख की आवश्यकता होगी। बहन, आपका मासिक वेतन तो बस कुछ हजार युआन है ना? 1 लाख युआन आपके पास पर्याप्त नहीं होंगे, भले ही आप 1 साल तक कुछ भी न खाएं या पिएं। 36 अध्याय 36 पत्नी के लिए चुपके से उपहार खरीदना। 36 अध्याय 36 पत्नी के लिए चुपके से उपहार खरीदना। एमिली, कार्ड कहाँ है? एवलिन हैंसन ने एमिली पाकर को धक्का देकर कहा कि वह कार्लोस द्वारा दिया गया बैंक कार्ड निकाले। ये कार में है। एमिली पाकर ने अपने पर्यावरण अनुकूल बैग को थपथपाया। एवलिन हैंसन ने दांत पीसते हुए निर्णय लिया कि वह इस महीने कपड़े खरीदे बिना या बाहर खाना खाए बिना रह सकती है। जैसे ही वह अपना कार्ड लेने जा रही थी, एमिली पाकर ने उसका हाथ रोक दिया। क्या गलत? क्या आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं? यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको ऐसे महंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सोफी पाकर ने उपहास किया। एमिली पाकर, इसे बंद करो। ये कपड़े तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हैं। एडम विलो ने एमिली पाकर से नजरें फेर लीं। उन्होंने सोचा कि एमिली हर दिन अस्पताल में काम करती है, इसलिए उसे ऐसे चमकदार कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत दिखावटी था। 11,000 की स्कर्ट। एडम विलो ने गणना की कि उस राशि से उनकी माँ और बहन के लिए 1 वर्ष के कपड़े खरीदे जा सकते हैं। या फिर, जैसा कि सोफी ने कहा, क्या यह एक तरफा प्यार के प्रति द्वेष के कारण था कि वह आवेग में आकर दूसरी पीढ़ी के एक धनी उत्तराधिकारी के पीछे पड़ गई थी? जब एडम विलो ने इस संभावना पर विचार किया कि एमिली पाकर का सचमुच एक नया प्रेमी हो सकता है जिसके लिए उसने कपड़े पहने हैं, तो उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। एमिली पाकर ने सोफी पाकर और उसके बगल में खड़े एडम विलो को ठंडेपन से देखा। वह हंसी। दूसरी ओर, मुझे लगता है कि ये कपड़े मुझ पर बिल्कुल जंचते हैं। पहले मैं अंधा रहा होगा अगर मैंने सोचा कि 100 रुपये वाले सस्ते कपड़े अच्छे होते हैं। जब मैंने कुछ नया करने की कोशिश की तब मुझे एहसास हुआ कि केवल $10,000 की स्कर्ट ही मुझ पर फिट बैठती है। मैं ये सारे टुकड़े ले लूंगा। एडम विलो दंग रह गया। एमिली पाकर, दिखावा और दिखावा करना बंद करो। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, आज आप जो भी खरीद सकेंगे मैं उसके बराबर खरीदूंगा। मुझे बस इस बात पर संदेह है कि क्या आपका कार्ड उस राशि को कवर भी कर पाएगा।
बोलते समय सोफी पाकर ने जानबूझकर अपने डिजाइनर पर्स से एक सोने का कार्ड निकाला, जो एक सहायक कार्ड था जो उसकी मां ने उसे कई लाख की क्रेडिट सीमा के साथ दिया था। सोफी पाकर को यह विश्वास ही नहीं था कि एमिली इतनी खर्चीली हो सकती है या होगी। जब एमिली पाकर पहली बार पाकर परिवार में आई थी तो उसके कपड़े फटे हुए थे और न तो पिता पाकर और न ही मां पाकर ने उसे कभी खर्च करने के लिए पैसे दिए। उसकी दिवंगत मां द्वारा छोड़ा गया जीर्ण शीर्ण मकान और भी कम मूल्यवान था। यदि एमिली पाकर का प्रेमी उसके लिए इन स्कर्टों पर 1 लाख रुपए खर्च करने को तैयार नहीं होता तो उसे आज एडम विलो के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। एमिली पाकर ने एक काला बैंक कार्ड निकाला और उसे बिक्री सहयोगी को सौंप दिया। सोफी पाकर ने उस बैंक कार्ड को गौर से देखा। यह अपरिचित था, किसी बड़े बैंक का नहीं था तथा इसका डिजाइन भी अजीब था। इसमें केवल संख्याओं की एक श्रृंखला थी। संभवतः यह एमिली पाकर के बॉयफ्रेंड का था। तो क्या आप सचमुच उन्हें खरीदने की योजना बना रहे हैं? जो व्यक्ति कुछ लाख रुपए मूल्य की मध्यम श्रेणी की कार चलाता है वह शायद ही अमीर हो। जब तक उसे बैंक से खर्च संबंधी सूचना न मिल जाए तब तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि ये देखकर कि तुमने एक ही बार में उसके लाखों रुपए उड़ा दिए हैं वह शायद आज रात ही तुमसे संबंध तोड़ लेगा। सोफी पाकर ने खुशी से कहा। बिक्री सहयोगी ने भुगतान की प्रक्रिया के लिए बैंक कार्ड लिया। एमिली पाकर, यह मूर्खता बंद करो। अगर आप गुस्से में हैं तो भी उसकी एक सीमा होनी चाहिए। एडम विलो ने सोचा कि एमिली पाकर केवल चिड़चिड़ाहट के कारण ऐसा कर रही है तथा बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। थोड़ी देर बाद बिक्री सहयोगी वापस आया और एमिली पाकर के पास दौड़ा। मिस, मुझे बहुत खेद है, आपका कार्ड। बिक्री सहयोगी ने हिचकिचाते हुए बैंक कार्ड एमिली पाकर को वापस दे दिया। मुझे पता था वह इसे वहन नहीं कर सकती थी। क्या आपके कार्ड में 1 लाख भी नहीं है? अगर आप 1 लाख भी खर्च नहीं कर सकती तो लगता है आपका बॉयफ्रेंड उतना अच्छा नहीं है। सोफी पाकर के बोलते ही कैशियर ने तुरंत बीच में कहा, मिस, आपके बैंक कार्ड की जरूरत नहीं होगी। किसी ने पहले ही आपके बिल का ध्यान रख लिया है। इसके अलावा सज्जन ने यह भी कहा कि वह स्टोर में आने वाली सभी नई वस्तुएं ले लेंगे जिनकी कुल कीमत 1.08 मिलियन है। उन्होंने ये सब कवर कर लिया है। आपके कपड़े शीघ्र ही पैक कर दिए जाएंगे। क्या आप उन्हें अपने घर मंगवाना चाहेंगे या अपने साथ ले जाना चाहेंगे? कई बिक्री सहयोगी एमिली पाकर के चारों ओर इकट्ठा हुए और उनके प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शित किया। वे सभी ब्रांड स्टोर सहायक हैं जो आमतौर पर धनी महिलाओं की सेवा करते समय भी संयमित व्यवहार बनाए रखते हैं, लेकिन अब वे एमिली पाकर के लिए बहुत आगे झुकते नजर आए। क्या उसने ये सब ले लिया? 1.08 मिलियन। सोफी पाकर, जो अभी कुछ क्षण पहले तक उपहास कर रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। उसे तारे दिखाई देने लगे। क्या तुम लोग गलतफहमी में हो? उसका प्रेमी केवल 300,000 की कार चलाता है। वह 10 लाख से अधिक कीमत के नए कपड़े कैसे खरीद सकता था? सोफी पाकर ने कहा कि यह असंभव है। उसके पिता स्वास्थ्य विभाग में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और उसका मायका भी सभ्य है, लेकिन राजधानी में उसका परिवार औसत से थोड़ा ऊपर है। सोफी पाकर को खर्च करने के लिए हर महीने 10,000 मिलते हैं। कभी कभी $10,000 का बैग खरीदना उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छा होता है। इतने सारे कपड़ों पर 10 लाख खर्च करना सोफी पाकर के लिए ये बहुत ही फिजूल खर्ची है। एडम विलो भी भौचक के रह गए। उन्हें भी इस बात पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। इससे पहले एडम विलो को हमेशा लगता था कि एमिली पाकर अन्य महिलाओं से अलग है। उन्हें कभी भी कोई ब्रांडेड बैग या डिजाइनर कपड़े पसंद नहीं आते थे। वह कैसे बदल गई? वह कब इतनी घमंडी हो गई? तुमने अपने लिए एक घटिया आदमी ढूंढ लिया और सोचती हो कि बाकी सबका आदमी भी बेकार है। एमिली का आदमी कुछ ऐसा है कि अगर आप सुनेंगे तो डर के मारे मर जाएंगे। सोफी, क्या तुम अभी जोर से नहीं बोली? मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। आपने इसे कैसे रखा? एमिली जो भी खरीदेगी आप भी वही खरीदेंगे। ये कहते हुए एवलिन हैंसन ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग बजाई। फोन पर अपनी ही आवाज सुनकर सोफी पाकर ने गुस्से से दांत पीस लिए। एमिली पाकर के आदमी ने उसके लिए 1 मिलियन से अधिक खर्च किए हैं, लेकिन उसके पास एडम विलो है। सोफी पाकर ने मदद के लिए एडम विलो की ओर देखा, लेकिन एडम विलो चुप रहा। एमिली पाकर ने मन ही मन उपहास किया। एडम विलो बहुत मितव्ययी व्यक्ति हैं। इतने वर्षों तक वे एक दूसरे को जानते रहे। एडम विलो ने कभी भी उसके लिए कोई महंगा उपहार नहीं खरीदा। कोई भी उपहार हमेशा 500 से कम का होता था। सोफी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे माता पिता तुम पर बहुत प्यार करते हैं? मैं आपको याद दिला दूं कि एडम विलो की मां के मानक बहुत ऊंचे हैं। वह जिस बहू को चाहती है वह एक प्रतिष्ठित परिवार से होनी चाहिए, जो विलो परिवार को अपना दिल और आत्मा देने को तैयार हो। एमिली पाकर का चेहरा घृणा से भरा था। ग्रेस विलो ने हमेशा एडम विलो के साथ उसके रिश्ते का विरोध किया था, सिर्फ इसलिए कि वह पाकर परिवार की दत्तक पुत्री थी, पर्याप्त सम्मानित नहीं थी। ये सुनकर सोफी पाकर विलो परिवार को अपने ऊपर कमतर नजर रखने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अब वह अंततः एडम विलो की प्रेमिका बन चुकी थी। वह 100 अरब से अधिक की संपत्ति वाले सबसे धनी परिवार की भावी युवा मालकिन बनने वाली है। इसकी तुलना में 1 मिलियन से अधिक खर्च करना क्या है? उसने अपने होंठ काटे और अपनी मां का क्रेडिट कार्ड निकालकर कैशियर को दे दिया। उसने जो कुछ भी खरीदा है मुझे वह सब चाहिए। 1.08 मिलियन, एक पैसा भी कम नहीं। मिस, मुझे माफ करना। युवती ने जो कपड़े खरीदे हैं उनमें से अधिकांश हमारे स्टोर में उपलब्ध सीमित संस्करण के कपड़े हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कपड़े बहुत कम हैं तथा पूरी राजधानी में केवल एक ही है। हालांकि हमारे स्टोर में उपलब्ध अन्य शैलियां भी बहुत अच्छी हैं और आप पर अच्छी लगेंगी। सेल्स एसोसिएट्स ने कुछ कपड़े निकालते हुए कहा। सोफी पाकर ने उन्हें देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। एमिली पाकर ने उन पर नजर डाली। वे सभी पोशाकें पुरानी थीं और सोफी पाकर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थीं। लेकिन सोफी पाकर को इसका कोई पता नहीं था और कार्ड स्वाइप करते ही उसने वास्तव में 1.08 मिलियन खर्च कर दिए। सोफी पाकर एमिली पाकर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने अपने बगल में खड़े एडम विलो पर ध्यान नहीं दिया, जिसका रंग बहुत भद्दा था।
एमिली पाकर और एवलिन हैंसन अपने बड़े और छोटे बैग लेकर बाहर निकली। सोफी पाकर और एडम विलो भी शॉपिंग बैग लेकर बाहर निकले। जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे, उन्होंने एक आदमी को तेजी से आगे की ओर आते देखा। तुम यहाँ क्यों हो? नवागंतुक को देखकर एमिली पाकर आश्चर्य से भर गई। 37 अध्याय 37 उसने उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। 37 अध्याय 37 उसने उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर ओलिवर रॉस भारी सांस लेते हुए आया। उसने अभी अभी दूसरी मंजिल पर स्थित रेनी वाइट का बिल चुकाया था। बिल को देखते हुए ओलिवर ने मन ही मन उपहास किया, ये सोचकर कि रेनी बॉस की हितैषी लगती है। बॉस दयालु होने के कारण अक्सर उसे बिना किसी निर्धारित समय के पैसे दे देता था, लेकिन इन महिला कॉलेज छात्राओं का खर्च बहुत ज्यादा था। वह तो बस एक जरूरतमंद छात्रा थी और उसने कपड़ों पर 8,000 रुपये खर्च कर दिए। ओलिवर ने कार्लोस का मित्र होने का दावा करते हुए कहा कि कार्लोस नहीं आ सका और उसने उसकी ओर से बिल का भुगतान किया। कार्लोस से मिले बिना ही रेनी कुछ नाराजगी के साथ चली गई, लेकिन इतने सारे कपड़े खरीद लेने के बाद उसका मूड कुछ हद तक ठीक हो गया और वह अपनी रूममेट के साथ चली गई। अभी अभी अपना काम पूरा किया था कि ओलिवर को बॉस का फोन आया, जिसमें उसे महिला बॉस के लिए सामान ले जाने का निर्देश दिया गया। ओलिवर हैरान था, बॉस को कैसे पता चला कि महिला को सामान उठाने में मदद की जरूरत है, जबकि उसने खुद उसे देखा भी नहीं था। ओलिवर जल्दी से वहां गया और संयोग से उसने एमिली पाकर और एवलिन हैंसन को देखा। दोनों के हाथ में अलग अलग आकार के बैग थे। मैं उन्हें ले जाऊंगा। ओलिवर ने जल्दी से एमिली के हाथों से शॉपिंग बैग ले लिए और एवलिन के हाथों से भी बैग छीन लिए, जिससे वह चलता फिरता शॉपिंग बैग बन गया। ये वह क्यों है? सोफी पाकर और एडम विलो एमिली के पीछे चल रहे थे और जब उन्होंने ओलिवर को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। क्या यह आदमी कार्लोस का सचिव नहीं था? सोफी ने उसे सपने में देखा था। कार्लोस को कार्टर परिवार से बाहर निकाले जाने के कुछ समय बाद ही ओलिवर ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या आप उसे जानते हो? क्या वह एमिली का बॉयफ्रेंड है? एडम भी ओलिवर को आंक रहा था। ओलिवर ने एमिली का बैग उठाया, चिंता व्यक्त की और पूछा कि क्या वह थकी हुई है। वह पूरी तरह से एक स्नेही प्रेमी लग रहा था। अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे एडम की आंखें काली पड़ गईं। AI एनालिसिस ऑफ रिलायंस पावर शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PPS स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आदमी देखने में अच्छा था और बुरा भी नहीं था, लेकिन उसकी तुलना एडम से नहीं की जा सकती थी, जो यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने वर्षों तक उसके प्रति मोहित रहने के बाद एमिली किसी और के प्यार में पड़ जाएगी। अपने से कमतर किसी के प्यार में तो बिल्कुल नहीं। वह अवश्य ही द्वेषवश ऐसा कर रही होगी। उनका नाम ओलिवर रॉस है। वे दूसरी पीढ़ी के किसी अमीर व्यक्ति के सचिव हैं। मैंने सोचा था कि एमिली को सचमुच कोई अमीर आदमी मिल गया है, लेकिन पता चला कि इतनी खोजबीन के बाद उसे एक सेक्रेटरी मिल गई है। ओलिवर को देखकर सोफी की नाराजगी गायब हो गई। आखिरकार ओलिवर कुछ और नहीं बल्कि कार्लोस द्वारा पाला गया एक कुत्ता था। एमिली की उसमें रुचि हो ही नहीं सकती थी, लेकिन शायद एमिली एक घुमावदार रास्ते से मुक्ति पाने की कोशिश कर रही थी। ओलिवर के माध्यम से कार्लोस को समझने की कोशिश कर रही थी और फिर कार्लोस का पीछा कर रही थी। ओह एमिली, अपना दिमाग खपाना भी बेकार है। कार्लोस को रेनी वाइट पसंद है, चाहे आप कुछ भी कर लें, वह आपकी तरफ दूसरी नजर भी नहीं डालेगा। एमिली को पता नहीं था कि एडम और अन्य लोग गलतफहमी में थे। जैसे ही वे लिफ्ट से उतरे, एवलिन अपनी कार लेकर चली गई। मैडम, मेरी कार बहुत छोटी है और उसमें केवल शॉपिंग बैग ही आ सकते हैं। ये लोगों के लिए आरामदायक नहीं है। बॉस की कार विशाल है और वह भूमिगत पार्किंग में आपका इंतजार कर रहा है। ये कपड़े मैं इन्हें विला तक पहुंचा दूंगा। तभी एमिली को एहसास हुआ कि कार्लोस ने ये कपड़े उसके लिए खरीदे थे। एमिली के दिल में एक गर्मजोशी फैल गई। कोई भी महिला किसी पुरुष को उस पर पैसा खर्च करने से मना नहीं कर सकती थी, खासकर जब वह पुरुष भी एक सुंदर लड़का हो। एमिली पार्किंग क्षेत्र की ओर चली गई, जहां एक काले रंग की बेंटले खड़ी थी। ड्राइवर ने एमिली के लिए दरवाजा खोला और विशाल और सुंदर कार के अंदर कार्लोस पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उन्होंने एक ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था, जिससे उनका शरीर बहुत ही सुंदर लग रहा था। उनमें एक विशेष प्रकार का शरारती आकर्षण था, जो सुंदरता के साथ साथ केवल बैठे हुए भी दिखाई दे रहा था। क्या आप मुझे लेने आए हैं? एमिली का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने मान लिया था कि कार्लोस जैसे व्यक्ति को उसकी ज्यादा परवाह नहीं होगी, कम से कम उसके लिए तो नहीं। आखिरकार उनका विवाह केवल एक संविदात्मक समझौता था। मैं यहाँ बच्चे को लेने आया हूँ, कहीं ऐसा न हो कि कोई उसे थका दे। कार्लोस उदासीन लग रहा था, एमिली के पेट की ओर देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। स्टोर में हो रही बातचीत सुनकर कार्लोस को अंदर से कुछ कड़वाहट मीठा एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसका बच्चा नहीं चाहती, उससे शादी नहीं करना चाहती। उसने क्या अनुमान लगाया कि उसने क्या सुना था? एडम विलो नामक डॉक्टर कई वर्षों से एमिली पाकर का एक तरफा प्रेमी रहा है। वह ब्लाइंड डेटिंग के लिए तभी राजी हुई जब उसने उसे अस्वीकार कर दिया। एमिली पाकर की पुरुषों में क्या रुचि है? वास्तव में उस तरह के भ्रष्ट विद्वान के झांसे में आना। 1 साल बाद, तलाक के बाद, क्या वह जल्दी से उस आदमी के पास वापस लौट जाएगी? कार्लोस के बगल में बैठी एमिली पाकर उसके दिमाग में चल रहे जटिल विचारों से अनजान है। यद्यपि एमिली पाकर गर्भवती है, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रकट नहीं होती। उसका पेट 2 महीने से भी कम समय का था और उसकी कमर औसत महिला की तुलना में बहुत पतली थी, खासकर जब वह बैंगनी रंग की पोशाक पहनती थी, जो उसके पतले और सुंदर शरीर को उजागर करती थी। कार्लोस को ये कपड़े देखने में बहुत अच्छे लगे, इसलिए उसने सारे कपड़े खरीद लिए। जैसे ही एमिली पाकर कार में बैठी, कार्लोस का मोबाइल फोन अचानक बज उठा। कार्लोस ने कॉलर आईडी पर नजर डाली और कॉल उठा ली। दूसरे व्यक्ति ने जो भी कहा, उसका भाव तुरंत बदल गया। उसने गहरी आवाज में कहा, रुको, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, शांत रहें। फोन रखने के बाद उन्होंने एमिली पाकर को झिझक भरी नजर से देखा, जैसे कि उन्हें और कुछ कहना हो। एमिली पाकर को बिना अनुमान लगाए ही समझ आ गया, फोन करने वाला व्यक्ति अवश्य ही कार्लोस का प्रिय होगा।
उस दिन अस्पताल के वार्ड में कार्लोस ने दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से भी इसी लहजे में बात की। वह लड़की आकर्षक और नाजुक होगी, एक ऐसी व्यक्ति जिसकी रक्षा करने के अलावा कोई और नहीं हो सकता। एमिली पार्कर ने अपनी आंखें नीची कर ली, वह कुछ हद तक निराश महसूस कर रही थी। पीसी ज्वेलर के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। स्टॉक में महारत हासिल करने के लिए AI की छिपी हुई शक्ति को अभी अनलॉक करें। यदि उसका बच्चा न होता, यदि सिनेमा की वह रात न होती, तो वह और कार्लोस दो समानांतर रेखाएं होती जो कभी पार नहीं होती। मैं खुद ही टैक्सी लेकर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही एमिली पार्कर कार से बाहर निकलने वाली थी, कार्लोस झुक गया। एमिली पार्कर चौंक गई। उस आदमी से पुदीने की हल्की सी गंध आ रही थी जो अप्रिय नहीं थी। एमिली पार्कर की दिल की धड़कन तेज हो गई और कार्लोस ने उसकी सीट बेल्ट बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे वापस विला में ले जाओ। कार्लोस अपनी लंबी टांगों के साथ कार से बाहर निकला। कार से उतरने से पहले उन्होंने एक पल सोचा और एमिली पार्कर से कहा, मैं शायद आज रात वापस न आऊं, मेरे लिए इंतजार मत करना। कार्लोस पार्किंग गैराज से बाहर चला गया और एमिली पार्कर को केवल अपने ठंडे रूप के साथ छोड़ गया। एमिली पार्कर ने सीट बेल्ट पकड़ रखी थी, उस पर अभी भी उसकी गर्मी महसूस हो रही थी और उसका दिल खाली खाली सा लग रहा था। ड्राइवर एमिली पार्कर को वापस विला में ले गया जो बिल्कुल अंधेरा था। सभी नौकर आराम करने चले गए थे। पिछली रातों की तरह एमिली पार्कर अतिथि शयन कक्ष में लौट आए। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई अचानक उसके बिस्तर पर आ जाएगा, क्योंकि कार्लोस वापस नहीं आने वाला था। उसने अतिथि शयन कक्ष खोला और आश्चर्य से रुक गई। एमिली पार्कर की जानकारी के बिना ही अतिथि शयन कक्ष को खाली कर दिया गया था। जैसे ही श्रीमती पार्कर वहां पहुंची, कार्टर पहले आ गई। उन्होंने विला का निरीक्षण करवाया। उन्होंने सोचा कि अतिथि शयन कक्ष उनके बेटे और बहू के लिए बहुत छोटा और असुविधाजनक था, इसलिए उन्होंने मास्टर शयन कक्ष के सभी फर्नीचर को नए फर्नीचर से बदलवा दिया, जिससे एमिली पार्कर और कार्लोस शांतिपूर्वक मास्टर शयन कक्ष में रह सकें। इसके अलावा ये देखते हुए कि एमिली पार्कर कुछ ही महीनों में बच्चे को जन्म देने वाली थी, श्रीमती कार्टर ने अतिथि शयन कक्ष को नर्सरी में परिवर्तित कर दिया तथा उसका पूर्ण नवीनीकरण करवाया। यद्यपि कार्टर परिवार का विला बड़ा था, लेकिन वहां अतिथि कक्षों की संख्या अधिक नहीं थी, क्योंकि कार्लोस कभी भी अतिथियों को रात भर रुकने की अनुमति नहीं देते थे। नीचे नौकरों के कमरे के अलावा ऊपर उपलब्ध एकमात्र कमरा मास्टर बेडरूम था। एमिली पार्कर केवल मास्टर बेडरूम में ही वापस जा सकी, जहां उसका सूटकेस भी रखा गया था। बिस्तर पर जाने से पहले एमिली पार्कर ने अपना पुराना पेजर खोला। जैसे ही उसे चालू किया, एक संदेश आ गया। ये केवल एक पता था। पता देखकर एमिली पार्कर की बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने समय देखा, रात के 9:30 बज चुके थे। एमिली पार्कर ने अपने पास रखा संयुक्त सूटकेस खोला, काले रंग का परिधान पहना, मैचिंग टोपी और मास्क पहना तथा एक वॉइस चेंजर तैयार किया। कुछ मिनट बाद रात के अंधेरे में एमिली पार्कर चुपचाप विला की दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गई। 38 अध्याय 38 महान भूत डॉक्टर 38 अध्याय 38 महान भूत डॉक्टर। वह एक निशाचर बिल्ली की तरह चली, हल्की और फुर्तीली, चुपचाप विला के लॉन पर उतरी। एमिली पार्कर ने विला में सभी निगरानी से बचकर भाग निकली और न तो नौकरों और न ही सुरक्षाकर्मियों को पता चला कि युवा मैडम देर रात को चली गई थी। माउंटेन व्यू रोड राजधानी के पश्चिमी उपनगर में स्थित है। यह क्षेत्र पूरी तरह से पहाड़ी सड़कों से घिरा है, छिपा हुआ है और यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जिसके कारण ये पूरे देश के रेसिंग प्रेमियों के लिए पसंदीदा स्थान है। रात के 10 बजे कई लग्जरी स्पोर्ट्स कारें अपनी हेडलाइट से सड़क को रोशन करती हुई कुछ मोटरसाइकिलों के साथ पहाड़ी सड़क पर रुकी। एक दर्जन अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग अपनी महिला साथियों के साथ दौड़ रहे थे। कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिससे सवार घायल हो गया। कार्लोस मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर से निकला, एक कार बुलाई और रिवरव्यू रोड की ओर दौड़ा। एक आदमी जमीन पर पड़ा था और दर्द भरी आवाजें निकाल रहा था। कई चिंतित अमीर दूसरी पीढ़ियां उसके पास खड़ी थीं। जैसे ही कार्लोस कार से बाहर निकला, वे उसके चारों ओर ऐसे इकट्ठा हो गए मानो रीढ़ की हड्डी देख रहे हों। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अवैध रूप से कारों को संशोधित और रेस न करो। कार्लोस ने पास खड़ी मोटरसाइकिल पर नजर डाली। जमीन पर पड़ा हुआ आदमी उसका एक करीबी दोस्त फे मैनर था। वह और कार्लोस बचपन से ही अविभाज्य थे। कार्लोस उसका फोन आने पर दौड़ता हुआ आया था। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। कार्लोस फे मैनर की चोटों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। वह कराह रहा था, उसकी हड्डियां घायल थीं। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। फे मैनर को बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, फिर भी उसने अस्पताल न जाने पर जोर दिया। फे मैनर, आप इस हालत में हैं और आप अभी भी हार मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या घुटने टेक कर मुझे भाई बेनेट कहना इतना कठिन है? रिलायंस पावर के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। पीपी स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहने से पहले तुम्हारे पैर के ठीक होने तक इंतजार कर सकता हूँ। एक अमीर युवा मालिक आगे आया। ग्राहम बेनेट, मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। फे मैनर ने ग्राहम बेनेट को घूरा, जो बचपन से ही उनसे और कार्लोस से झगड़ा करता रहा था, यहाँ तक कि हाई स्कूल में उसने उसे उसका पहला प्यार भी छीन लिया था। दोनों ने आज रात दौड़ लगाने पर सहमति जताई थी। जो भी पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा वह जीत जाएगा। लेकिन आधे रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे दौड़ रोकनी पड़ी। उस दयनीय नजर से, आप उम्मीद करते हैं कि मैं घुटने टेक कर आपको भाई कहूंगा? आपके अगले जन्म में। फे मैनर का चेहरा दर्द से लाल था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। दौड़ के आधे रास्ते में ही उनकी बाइक में समस्या आ गई। खुद को क्यों मजबूर करें? चलो पहले अस्पताल चलते हैं, मैं ग्राहम बेनेट को संभाल लूंगा। कार्लोस ने पीछे मोटरसाइकिल की ओर देखा। ओह मास्टर कार्टर, क्या आप स्वयं मुझसे रेस लगाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप मोटरसाइकिल चलाना जानते भी हैं?
मैंने सोचा था कि इतने साल युवा मॉडलों के साथ इश्कबाजी करने के बाद आपके पैर इतने कमजोर हो गए होंगे कि आप बाइक भी नहीं चला पाएंगे। वहां खड़े लोग जोर से हंसने लगे। नहीं, आप उस बाइक से परिचित नहीं हैं, आप उसे नहीं चला सकते। मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने कुछ उपाय कर लिए हैं और एक भूत डॉक्टर को ढूंढ लिया है। एक बार वह यहाँ आ जाए तो मेरा पैर ठीक हो जाएगा। जैसे ही फे मैनर ने बोलना समाप्त किया, कार्लोस की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हें एक अवैध डॉक्टर मिल गया। भूत डॉक्टर, नाम भी ठीक नहीं लगता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अरे कार्लोस, बकवास मत करो, भूत डॉक्टर कोई साधारण डॉक्टर नहीं है, तुम उसकी चिकित्सा कुशलता देखकर समझ जाओगे। फे मैनर सड़क के अंत की ओर देखते हुए अत्यंत चिंतित थी। उस क्षेत्र में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि भूत डॉक्टर कब आएगा। जैसे ही कार्लोस ने फे मैनर को अस्पताल ले जाने का फैसला किया, सामने से एक झंझनाहट की आवाज आई। सभी लोग तुरंत चुप हो गए। रात में एक पीले रंग की साझा साइकिल आती दिखाई दी, जो धनी युवा उत्तराधिकारियों के एक समूह के सामने धीरे धीरे चल रही थी। सवार काले कपड़े पहने हुए था, उसने काली टोपी और काला मुखौटा पहना हुआ था। लग्जरी कारों के एक संग्रह के पास खड़ी साझा साइकिल विशेष रूप से विशिष्ट थी। दूर से एमिली पाकर ने भीड़ के बीच कार्लोस को देखा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, उनकी आकर्षक विशेषताएं हमेशा उभरकर सामने आती थीं। जैसे ही एमिली ने जमीन पर पड़े व्यक्ति की ओर देखा तो पहले जो घुटन भरी बेचैनी उसने महसूस की थी वह गायब हो गई। पता चला कि कार्लोस ने उसे किसी अन्य महिला के लिए नहीं, बल्कि एक पुरुष के लिए छोड़ दिया था। भूत डॉक्टर। कार्लोस की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं। भूत डॉक्टर ने एक बड़ी टी शर्ट पहन रखी थी, उसके चेहरे पर एक टोपी थी और एक मुखौटा था जो उसके लगभग सभी चेहरे को ढक रहा था। केवल एक जोड़ी आंखें दिखाई दे रही थीं। अंधेरे में वे आंखें बिल्ली की आंखों जैसी लग रही थीं, सुंदर लेकिन खतरनाक, जिससे ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि वह नर है या मादा। मुझे कौन ढूंढ रहा है? एमिली ने एक वॉइस चेंजर का उपयोग किया, जिससे उसकी आवाज उभलगी हो गई। आसपास। भूत डॉक्टर, मुझे लगता है कि यह एक फ्रैक्चर है, मैं अपना पैर नहीं हिला सकता। फे मैनर ने जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ हिलाया। एमिली ने फे मैनर की पोशाक पर नजर डाली। आपकी हड्डी विस्थापित हो गई है। AI एनालिसिस ऑफ PNB शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? 1 मिलियन का एक मुश्त शुल्क, पूरी तरह से गारंटीकृत। मैं केवल चेक स्वीकार करता हूं। कार्लोस ने बगल से देखा और उसे यकीन हो गया कि यह भूत डॉक्टर एक धोखेबाज था। अत्यधिक कीमत की बात तो दूर, उन्होंने फे मैनर की चोट की भी जांच नहीं की थी। मैं 10 लाख रुपये चुकाऊंगा। भूत डॉक्टर, आपको मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। फे मैनर ने कार्लोस की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए कहा और एमिली को चेक लिख दिया। एमिली आगे बढ़ी और उसका हाथ फे मैनर के पैर को छू गया। अगले ही क्षण उसके बाएं और दाएं हाथ के हल्के से जोर लगाने पर एक चटकने की आवाज सुनाई दी। फे मैनर चिल्लाया, रुकना। जैसे ही कार्लोस ने ये देखा, उसे घोस्ट डॉक्टर की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा और उसे चिंता होने लगी कि फे मैनर को विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है। उसने एमिली को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके कंधे पर पड़ा, वह तेल से सनी हुई आकृति की तरह खिसक गई। इस भूत डॉक्टर के पास कुछ कौशल थे। कार्लोस की आंखें गहरी हो गईं और उसने तेजी से एमिली का हाथ पकड़ लिया। कार्लोस की त्वरित प्रतिक्रिया ने एमिली को आश्चर्यचकित कर दिया। वह हमेशा यही सोचती थी कि कार्लोस एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति है, जिसे अंगरक्षकों द्वारा सुरक्षा दी जाती है। उसे उसके प्रभावशाली शारीरिक कौशल की उम्मीद नहीं थी। एमिली एक बार फिर कार्लोस की पकड़ से बच निकली और उसके भागने के दौरान कार्लोस को एक हल्की सी खुशबू का एहसास हुआ। ये गंध अनोखी रूप से स्त्रियोचित थी। ये भूत डॉक्टर एक महिला थी। कार्लोस को यह सुगंध परिचित लगी, लेकिन जैसे ही वह ये पता लगाने वाला था कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में एक महिला थी। मैं अब खड़ा हो सकता हूँ। चीख के बाद फे मैनर अचानक खड़ी हो गई। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने फे मैनर कुछ कदम आगे बढ़ी। पैर की हड्डी गलत जगह पर थी, मैंने उसे ठीक कर दिया है। हालांकि आपको अगले कुछ दिनों तक अधिक मेहनत वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, अधिक लेटने की कोशिश करनी चाहिए, अधिक नहीं चलना चाहिए और निश्चित रूप से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। एमिली ने आगे कहा। उसकी नजर अनजाने में पास में ही दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल पर पड़ गई। चिकित्सा शुल्क के रूप में चुकाए गए लाखों डॉलर को देखते हुए उसने एक बार इसमें हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उस मोटरसाइकिल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। 39 अध्याय 39 कार्लोस का अज्ञात पक्ष 39 अध्याय 39 कार्लोस का अज्ञात पक्ष। एमिली पाकर ने मोटरसाइकिल पर नजर डाली जब वह वहां से गुजर रही थी। यह एक प्रसिद्ध विदेशी मोटरसाइकिल थी जिसे संशोधित किया गया था, जिससे इसकी गति बढ़ गई थी और ईंधन दहन दक्षता में सुधार हुआ था। संशोधनों के बाद बॉडी हल्की हो गई, लेकिन इसके सुरक्षा प्रदर्शन में समझौता हो गया। 30 सेकंड में यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पकड़ सकता था, लेकिन इसकी खराब स्थिरता के कारण एक तीव्र मोड़ निश्चित रूप से दुर्घटना, यहां तक कि विनाश और मृत्यु का कारण बन सकता था। संक्षेप में कहें तो ये 2 पहियों पर चलने वाली एक हत्या मशीन थी। ये सुनकर फे मैनर तुरंत अचंभित रह गई। फे मैनर, क्या तुमने मुझे स्पष्ट रूप से सुना? बेहतर होगा कि आप घुटने टेकें और आज्ञाकारी होकर मुझे भाई बेनेट कहें। ग्राहम बेनेट आत्मसंतुष्ट थे। ग्राहम बेनेट, अगर आप सचमुच दौड़ना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। कार्लोस आगे बढ़ा। एमिली पाकर हैरान रह गई। क्या कार्लोस मौत चाहता था? हो सकता है कि उसे अपने जीवन की परवाह न हो, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा जन्म से पहले ही पिताविहीन हो जाए। एमिली पाकर सोच रही थी कि कार्लोस को गाड़ी चलाने से कैसे रोका जाए। क्या उसे उसका एक पैर तोड़ देना चाहिए या उसका एक हाथ तोड़ देना चाहिए? कार्लोस ने पहले ही अपना सूट जैकेट उतार दिया था, जिसके नीचे एक सफेद शर्ट दिखाई दे रही थी, जो उसके सुगठित उल्टे त्रिकोण आकार के शरीर को रेखांकित कर रही थी, जिससे वह लंबा और लंबा दिख रहा था। ग्राहम बेनेट के बगल में खड़ी महिला अपनी आंखें चौड़ी करके उन्हें घूर रही थी। ग्राहम बेनेट ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया।
जैसे ही वह कार्लोस के पास पहुंचा, उसने एक अन्य मोटरसाइकिल को किनारे धकेल दिया। कार्लोस की निगाहें अचानक बदल गईं और एक हुक पंच से उसने ग्राहम बेनेट को जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि ग्राहम बेनेट के गुर्गे आगे बढ़ पाते, कार्लोस ने ग्राहम बेनेट को उठा लिया और उसे घसीटते हुए बगल में लगी रेलिंग तक ले गया। माउंटेन व्यू रोड एक पहाड़ के किनारे बनाया गया था और रेलिंग के पार कई दर्जन मीटर ऊंची एक चट्टान थी। वहां से गिरने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कार्लोस ने ग्राहम बेनेट को घसीटकर सड़क के किनारे ले गया, उसका पैर खोला और उसे रेलिंग के ऊपर रख दिया, जिससे ग्राहम बेनेट का आधा शरीर हवा में लटक गया। ग्राहम बेनेट का चेहरा लाल हो गया और वह जोर से गाली देने लगा। कार्लोस, तुम पागल हो। बताओ, तुमने फे मैनर की मोटरसाइकिल के साथ कैसे छेड़छाड़ की? कार्लोस का चेहरा बर्फ की परत से ढका हुआ था। ग्राहम बेनेट तुरंत दंग रह गए। कार्लोस को कैसे पता चला कि उसने फे मैनर की मोटरसाइकिल के साथ छेड़छाड़ की थी? क्या यह आदमी सिर्फ एक अमीर प्लेबॉय नहीं था? पैसा खर्च करने और लड़कियों को उठाने के अलावा वह क्या जानता था? एमिली पाकर भी आश्चर्यचकित थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कार्लोस मोटरसाइकिल की समस्याओं पर ध्यान देंगे। वह शायद उतना बिगड़ा हुआ नहीं लग रहा था जितना कि अफवाहों में उसे बताया गया था। मुझ पर कीचड़ मत उछालो, मैंने कुछ नहीं किया। Graham Bennett was still unwilling to admit it. Carlos sneered and then grabbed Graham Bennett by the throat. Like a chicken about to be slaughtered, Graham Bennett was lifted off the ground by Carlos's hand. His body was suspended in the air, feet dangling over the cliff. The cold night wind blew from below, and Graham Bennett felt death was only half a step away. All those rich second-generation kids were dumbfounded. In their minds, there was only one thought: Carlos was a madman. Graham Bennett was so frightened that he didn't dare to make a sound anymore. His crotch was wet, terrified into peeing himself. I'll ask you one more time, did you tamper with the motorcycle? I did, Master Carter, I was wrong. I bribed Fay Manor's tuner and left out a part in his motorcycle. After Graham Bennett confessed, Carlos casually tossed him aside. Pub Future द्वारा विज्ञापन. The words you just said, I've already recorded them on my phone. If you pull any tricks in the future, just wait to rot in jail. Carlos warned with a stern face. The other rich second generations were already scared out of their wits. They helped Graham Bennett to his feet, some without daring to make a sound, and quickly drove down the mountain. On the mountain road, before long, only Emily Parker, Carlos, and Fay Manor remained. Master Carter, you are indeed my master. You are simply my god. Fay Manor was completely in awe of Carlos. If there's nothing else, I'm going to head off now. Emily Parker had not expected to witness this other, unknown side of Carlos. She gave a light cough. Ghost Doctor, you've really saved me a bother this time. It was only then that Fay Manor remembered that the Ghost Doctor was present. Emily Parker waved her hand, indicating that taking people's money to treat their ailments was a principle for her as the Ghost Doctor. She had just straddled her little shared bicycle, ready to ride down the mountain, when suddenly, a large hand reached out and grabbed the back seat of the bike. उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह. Emily Parker was utterly puzzled and turned her head, only to see Carlos holding on to the back seat of her bike, refusing to let go. Master Carter, I've already treated your friend. Emily Parker was baffled. Take me down the mountain. Carlos pointed at the shared bicycle. Only then did Emily Parker notice that on the mountain path, aside from that lethal motorcycle, there were no other vehicles to be seen. Fay Manor had come up on a motorcycle, and after Carlos had handed over his vehicle to Emily Parker, he had arrived by taxi. This area was very remote, and at this time interval, it was impossible for taxis to be willing to come here. The only available means of transportation was Emily Parker's shared bicycle. Ride down together with Carlos. Emily Parker felt uneasy and quickly refused. This won't be convenient. If you don't take me, I'll accuse you of practicing medicine illegally. I recorded a video of your setting Fay Manor's bones just now. Carlos ने ठंडी टिप्पणी की, जिससे एमिली पाकर के मुंह के कोने सिकुड़ गए. तुम चालाक हो. 10 मिनट बाद कार्लोस बाइक चला रहा था और एमिली पाकर उसके पीछे पिछली सीट पर बैठी थी. वापस आओ, आप मुझे यहाँ घायल अवस्था में छोड़कर जा रहे हैं. फे मैनर ने गुस्से में उछलते हुए साइकिल को तेजी से भागते हुए देखा. कोई अन्य विकल्प न होने पर फे मैनर ने गुस्से में अपना फोन निकाला और एक टो ट्रक को बुलाया. घुमावदार पहाड़ी सड़क पर कार्लोस ने अचानक एक मोड़ लिया और एमिली पाकर ने सहजता से उसकी कमर को गले लगा लिया. कार्लोस की पीठ थोड़ी अकड़ गई. स्पष्टतः वह किसी के साथ इतने निकट संपर्क का आदी नहीं था. यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि कार्लोस की कई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वे महिलाएं केवल सुविधा के लिए साथी थीं, जो विभिन्न अवसरों पर उसकी उपस्थिति को सुगम बनाती थीं. एमिली पाकर के अलावा वह कभी किसी महिला के साथ अंतरंग नहीं हुए थे. उसने सोचा था कि उसे यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब उसके पीछे खड़े भूत डॉक्टर ने उसे गले लगाया तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसे यह अप्रिय नहीं लगा. उसके पीछे एमिली पाकर कार्लोस की कमर को पकड़े हुए थी. उसके कान थोड़े लाल हो रहे थे. ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष को इतनी आत्मीयता से गले लगाया था. वह कई वर्षों से एडम विलो को पसंद करती थी, लेकिन उनके बीच हमेशा एक आदर्शवादी रिश्ता रहा और उन्होंने अधिक से अधिक एक दूसरे का हाथ थामा था. लेकिन उसके सामने जो आदमी था वह उसका पति था. भले ही यह महज सुविधानुसार विवाह था, वास्तव में वह उसका पहला पुरुष था. एक ऐसी अनुभूति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, धीरे धीरे उभरने लगी और उसके हृदय की गहराइयों में जड़ें जमाने लगी. उस व्यक्ति की कमर मजबूत और लचीली थी, जो स्पष्टतः नियमित व्यायाम का परिणाम था. कार्लोस ने बाइक की गति धीमी कर दी और दोनों चुप रहे. पहाड़ी सड़क शांत थी और एमिली पाकर ने ऊपर देखा तो उसे तारों से भरा आकाश दिखाई दिया. उसके कानों में अज्ञात कीड़ों की लगातार चहचहाहट सुनाई दे रही थी. अनजाने में ही मुझे नींद आ गई. एमिली पाकर का सिर हिलने लगा. अचानक कार्लोस को अपनी पीठ पर भार महसूस हुआ और एमिली पाकर का सिर उसकी कमर पर टिका हुआ था. वह सो गई थी.
40 अध्याय 40 बेशर्म परिवार 40 अध्याय 40 बेशर्म परिवार। जब से एमिली पाकर गर्भवती हुई उसे आसानी से नींद आ जाती थी और वह बहुत गहरी नींद सोती थी। सुबह हो चुकी थी और उसकी जैविक घड़ी अब और नहीं चल सकती थी। कार्लोस एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और बस साइकिल चलाना जारी रखा, यद्यपि उसकी गति थोड़ी धीमी थी। पहाड़ी रास्ता जो सामान्यतः 1 घंटे से अधिक समय लेता है, कार्लोस को 3 घंटे से अधिक समय लगा। अभी भोर ही हुई थी कि कार्लोस एमिली के साथ पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। आगे साइकिल पार्किंग स्थल था। कार्लोस ने अपने पीछे खड़ी महिला की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। कार्लोस ने महिला की ओर देखा और उसके चेहरे पर नकाब देखा। भूत डॉक्टर एक महिला थी। कल रात के बाद कार्लोस इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उसने महिला की टोपी और उसके चेहरे को ढके हुए मास्क को घूरते हुए उसका मास्क उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां एमिली के मास्क को छूने वाली थी, अचानक महिला को छींक आ गई। वह जाग रही थी, उसकी आवाज अभी भी भारी लग रही थी। क्या हम पहुंच गए हैं? कार्लोस ने अजीब तरह से अपना सिर घुमा लिया और पहाड़ की तलहटी में 24 घंटे खुले रहने वाले एक सुविधाजनक स्टोर की ओर देखने लगा। पहाड़ों में सुबह से रात तक तापमान में अभी भी काफी अंतर है। कार्लोस ने कुछ नहीं कहा और सुविधा स्टोर की ओर चल दिया। वह तो बहुत करीब था। हाल ही में मेरी सतर्कता बहुत कम हो गई है। एमिली मन ही मन खुश हुई। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी सतर्कता कम नहीं हुई थी, बल्कि वह केवल कार्लोस के पास होने पर ही पूरी तरह से सतर्क हो जाती थी। तभी एक टैक्सी वहां से गुजरी और एमिली ने उसे रोका और सीधे वहां से चली गई। जब कार्लोस वापस लौटा तो उसके हाथ में गर्म कॉफी का एक कप और सुविधाजनक स्टोर से लाया गया नाश्ता था। साइकिल पार्किंग स्थल पर मौजूद महिला पहले ही गायब हो चुकी थी। कार्लोस वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। हृदयहीन महिला। कार्लोस थोड़ा गुस्से में था। गुस्से में आकर उसने कॉफी और नाश्ता कूड़ेदान में फेंक दिया। जब वह विला में वापस आया तो दिन का उजाला हो चुका था। जैसे ही कार्लोस अंदर आया, उसे हवा में बाजरे के दलिया की मीठी खुशबू महसूस हुई। खाने की मेज पर देखा तो वहां पहले से ही अतिरिक्त नाश्ता रखा था और उसके पास एक नोट रखा हुआ था। मैं काम पर गया था, दलिया बर्तन में है। कार्लोस मुस्कुराए बिना न रह सका। नाश्ता करने के बाद कार्लोस सोने के लिए मास्टर बेडरूम में वापस चला गया। जैसे ही वह लेटा, कार्लोस को एक परिचित सुगंध महसूस हुई। वह चौंका और अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। ये वह सुगंध थी। कल रात उसने भूत डॉक्टर पर ऐसी ही खुशबू महसूस की थी। कार्लोस की अचानक नींद टूट गई और उसने नौकरों को बुलाया। मास्टर, युवा मैडम कल रात 9 बजे के बाद वापस आई और फिर कभी बाहर नहीं गईं। आज सुबह हमारी आपत्तियों के बावजूद उसने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। नौकरों ने सच सच बताया। कार्लोस ने सुरक्षा गार्डों से भी पूछा, जिन्होंने भी यही जवाब दिया। कार्लोस ने निगरानी फुटेज की भी जांच की और पाया कि एमिली वापस आने के बाद कहीं बाहर नहीं गई थी। पता चला कि वह गलत था। कार्लोस कुछ हद तक हैरान था। उसने कैसे सोचा कि एमिली भूत डॉक्टर थी? एमिली तो बस एक नर्स है। वह संभवतः हड्डी जोड़ने के बारे में कुछ नहीं जानती होगी। और वह भूत डॉक्टर मार्शल आर्ट जानता था। एमिली पाकर बहुत कमजोर दिख रही थी। कार्लोस ने अपना सिर हिलाकर इस बेतुके विचार को खारिज कर दिया। उसे रात में अच्छी नींद नहीं आई होगी, तभी उसके मन में ऐसे बेतुके और भ्रामक विचार आए। दोपहर के समय कार्लोस को कार फैक्ट्री से फीडबैक मिला, जिसमें कहा गया कि कल उन्होंने जो कार डिजाइन स्केच दिया था वह एकदम सही था। उस डिजाइन का उपयोग करके वे सीधे अपने पुराने कार मॉडल को संशोधित कर सकते थे, लेकिन इंजीनियर पूरी रात जागते रहे और फिर भी डिजाइन स्केच के मापदंडों की गणना नहीं कर सके। उन्हें संदर्भ के लिए अधिक विस्तृत डेटा प्राप्त करने की उम्मीद थी। कार्लोस ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और ब्लू स्काई को संदेश भेज दिया। फार्मेसी में एमिली पाकर दवाएं तैयार करने में व्यस्त थी। ओल्ड मास्टर कार्लोस का अचानक संदेश देखकर एमिली को याद आया। कल उसने पुराने मास्टर को एक डिजाइन स्केच को संशोधित करने में मदद की। ऐसा प्रतीत होता था कि ओल्ड मास्टर टाइम को कार डिजाइन में काफी रुचि थी। एमिली ने मन ही मन सोचा, मस्तिष्क को उत्तेजित करने से अल्जाइमर को रोकने में मदद मिलती है, इसलिए उसने कई विस्तृत आंकड़ों के साथ उत्तर दिया। इसके बाद टाइम ने कुछ प्रश्न भेजे जो सभी बहुत ही पेशेवर थे। एमिली ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें जवाब दिया और बिना सोचे समझे दोनों 1 घंटे से अधिक समय तक बातें करती रहीं, जब तक उसने अपने पास एक नर्स को पुकारते हुए नहीं सुना। एमिली, कोई तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है। एमिली फार्मेसी से बाहर निकली और ग्रेस विलो को देखा। एमिली को देखकर ग्रेस विलो के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह फिर से दवा लेने आई। पिछली बार सोफी पाकर ने जो दवा खरीदने में मदद की थी वह खत्म हो गई थी। ग्रेस शुरू में सोफी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने और आसपास पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि सोफी अब यहाँ स्वयं सेवा नहीं कर रही है। आंटी विलो, क्या आपको कुछ चाहिए था? एमिली का चेहरा ठंडा था। एमिली, यह अच्छी बात है कि तुम काम कर रही हो। मैं कुछ दवा लेना चाहता था। वे आयातित प्रोटीन पाउडर बहुत महंगे हैं। आपके द्वारा पहले दिए गए नुस्खे बेहतर थे। ग्रेस के चेहरे पर मुस्कान थी। वह इस वर्ष 40 वर्ष की हो गई थी, लगभग श्रीमती ग्रेस की ही उम्र की। काटा, लेकिन चूंकि वह पिछले कुछ वर्षों से एमिली द्वारा बताई गई चीनी दवा ले रही थी, इसलिए उसका रूप और त्वचा बहुत अच्छी बनी हुई थी और वह केवल 30 वर्ष की ही दिखती थी। ये सुनकर कि ग्रेस फिर से दवा लेने आई है, एमिली की भौहें तन गईं। आंटी विलो, क्या एडम विलो ने आपको नहीं बताया? मैं अब आपकी दवाइयां नहीं लूंगा, न ही आपको कोई दवाइयां दूंगा। कल रात एडम विलो और सोफी पाकर को एक साथ देखकर एमिली को एडम के प्रति घृणा महसूस हुई। वह बहुत निर्णायक थी। जब वह एडम को पसंद करती थी तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी और स्नेहवश उसके परिवार के प्रति भी दयालु रहती थी। लेकिन अब चूंकि वह एडम को पसंद नहीं करती थी, इसलिए एडम के परिवार के प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्या ये सोफी की वजह से है? एमिली, सोफी तुम्हारी बहन है और एडम उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। ये सब तुम्हारी वजह से है। हम सब एक परिवार हैं, तुम्हें इस पर इतना परेशान क्यों होना पड़ता है?
ग्रेस स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि सोफी उसके बेटे को पसंद करती है। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसका बेटा इतना उत्कृष्ट था कि कई लड़कियां उसे पसंद करती थीं। चाची, आपको पता होना चाहिए, मैं पाकर परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ और सोफी पाकर परिवार की जैविक बेटी है। मेरे दत्तक पिता, जो सोफी के जैविक पिता भी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक शीर्ष अधिकारी हैं और उसकी माँ का परिवार भी बहुत धनी है। कल ही मैंने एडम को उसके साथ खरीदारी करते देखा। उसने बिना किसी मेहनत के 1.08 मिलियन मूल्य के कपड़े खरीद लिए। ग्रेस की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। 1.08 मिलियन, ये बहुत है। ग्रेस ने केवल यही सोचा था कि सोफी का परिवार संपन्न है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे इतने अमीर हैं। इसकी तुलना में एमिली द्वारा दी गई दवाएं और नुस्खे कुछ भी नहीं थे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर एमिली काम पर वापस चली गई। ग्रेस थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसे 1.08 मिलियन के बारे में सोचकर उसे अचानक फिर से आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह अस्पताल से निकली और सोफी से संपर्क करने ही वाली थी कि तभी एक फोन आया। माँ, क्या आपको एमिली मिल गई? वह मुझे ट्यूशन पढ़ाने कब आ रही है? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।